तो आई सिंपली गो टू cisco.com, तो वहां से हम टॉपिक्स को रिव्यू कर सकते हैं. सो जस्ट गो एंड विजिट cisco.com एंड देन गो टू लर्न. देयर इज अ लर्न टैब. जब आप cisco.com पे जाएंगे तो देयर विल बी अ लर्न टैब, and then go to certifications. And when you click certifications from the left side, right, तो राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ब्राउज ऑल सर्टिफिकेशंस. सो दिस इज व्हाट यू विल सी, एंड then click on browse all certifications. Now if you talk about the Cisco SD-WAN. Cisco SD-WAN comes under the enterprise certifications. ठीक है. तो एंटरप्राइज करके एक इनका ट्रैक है, पूरा ट्रैक है, कंप्लीट ट्रैक, लाइक CCNA, CCNP एंड देन CCIE एंटरप्राइज, राइट. तो यू कैन सी दैट देयर. तो SD-WAN इज आल्सो पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज ट्रैक. तो व्हेन यू क्लिक ऑन एंटरप्राइज, right, once you click on enterprise, then at your right side you should see the professional type of certification. So it says that learn about CCNP enterprise. So click on learn about the CCNP enterprise, and then if you scroll down a little, there should be like overview, exams and training, community, and then of course the resources. So just click on exam and training. ठीक है. जब आप ये एग्जाम एंड ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि देर इज ए रिक्वायर्ड कोर एग्जाम. ठीक है. एंड कोर एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा आप, और थोड़ा सा और जस्ट स्क्रॉल डाउन अ लिटिल मोर. नीचे देखेंगे तो एक इसमें कंसंट्रेशन एग्जाम आपको सेलेक्ट करना होता है टू बिकम CCNP सर्टिफाइड, राइट. सो फर्स्ट यू हैव टू टेक ऑन द एनकोर एग्जाम, उसके बाद आपको एक कंसंट्रेशन, और वहीं पे SD-WAN आता है आपका. ये देखिए, implementing Cisco SD-WAN solutions. So this is all about the Cisco SD-WAN. That's the exam code, like 300415 ENSDWI version 1.2. And if you want to look at the exam topic details, then just click on view ENSDWI exam details. Just click there. तो आपको ये एक पूरा यहाँ पे एग्जाम और ओवरव्यू, रिव्यू एग्जाम टॉपिक्स, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट. सो वंस यू क्लिक ऑन रिव्यू एग्जाम टॉपिक्स, इट विल रीडायरेक्ट यू टू ए डिफरेंट वेबसाइट, राइट, विच इज learningnetwork.cisco.com. मैं ये लिंक डाल देता हूँ आपके चैट में, राइट, सो दैट ऑल ऑफ यू हैव ए कॉपी ऑफ दिस लिंक. तो इसमें आप देखेंगे कि दिस एंटायर सिस्को एसडीएन ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट मॉड्यूल्स और 6 सेक्शंस, आई वुड से. And I believe, I hope that everyone can see all those 6 sections. दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को? टोटल 6 sections, 1 2 3 4 5 6, राइट. तो ये जो पूरा SD-WAN की ट्रेनिंग है ना, उसको सिस्को ने टोटल 6 sections में डिवाइड किया हुआ है. 1 is architecture, like section 1. Section 2 is the controller deployment. Section 3 is the router deployment. Section 4 is all about the policies. Section 5 is also about the policies, but those are security policy and QoS policies, right? And then section 6 is all about management and operations, right? और एग्जाम की बात करेंगे, अगर आप SD-WAN का एग्जाम देंगे तो आर्किटेक्चर से ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, एंड देन कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट से 15% ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. आप देख सकते हो वेटेज भी दिया हुआ है इधर कि कितना परसेंट किसका वेटेज रहेगा, कौन से मॉड्यूल का रहेगा, राइट. सो ईच मॉड्यूल हैज गॉट इट्स ऑन वेटेज, लाइक some modules having weightage of 20%, some of them having weightage of 15, and then 10% as well. तो अकॉर्डिंगली आपको फोकस भी करना होगा. लाइक अगर किसी मॉड्यूल का वेटेज 20% है तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन दैट मॉड्यूल, राइट. बाकी एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी एबल टू कवर ऑल दी 6 मॉड्यूल्स. ठीक है. सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज एक्सपेक्टेड, बट after all, like once I say that okay, your training is now completed, which means that by then you must have covered all these 6 sections. ठीक है. तो पहले आर्किटेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे आप. सो आर्किटेक्चर की अगर आप बात करते हैं तो यू हैव गॉट लाइक some topics under architecture, such as like like different components participating in Cisco SD-WAN, their roles, responsibilities, uses, right. Then manage platforms and their capabilities, and then the SD-WAN cloud on ramp services, right. That is just description. तो ध्यान रखना, जहाँ पे description आता है ना, which means they are talking about the theoretical concepts only. They're not asking you, or they're not expecting you to perform labs for all those topics, right. या कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट में देखेंगे तो डिस्क्राइब के साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि इंस्टॉलिंग कंट्रोलर्स. तो जहाँ पे इंस्टॉलिंग आ जाएगा तो वी विल लर्न दैट हाउ टू इंस्टॉल द कंट्रोलर्स, राइट. आप देख सकते हो राउटर डिप्लॉयमेंट में डिस्क्रिप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन भी है. सो व्हेनेवर दे मेंशन दैट कॉन्फ़िगर सिस्को SD-WAN data plane, which means that we must configure that, right. एंड व्हेन दे से कि डिस्क्राइब वैनेज डिप्लॉयमेंट, तो फिर डिस्क्राइब ही करूंगा मैं आपको. कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे मैं डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको लैब भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, बट नॉट एवरी टाइम, नॉट फॉर एवरीथिंग.
जितना इस कंटेंट में सिस्को ने डाला है, मैं या आईमेरिटा उससे ज्यादा ही कवर करने वाला है ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग। ठीक है, इससे मतलब जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो इसमें लिस्ट में है ही नहीं, वो भी हम कवर करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग। तो जो ऑफिशियल कंटेंट है सिस्को एसडीवैन ट्रेनिंग का, हम उससे थोड़ा ज्यादा ही कवर करेंगे इस ट्रेनिंग के टाइम, आई मीन ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग। ठीक है, बट पॉइंट इज कि आपकी जो ट्रेनिंग है दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 different modules, or I would say 6 different sections, and we are going to cover each one of them one by one. हमेशा मैं आर्किटेक्चर से ही स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फिर हम कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट एंड राउटर डिप्लॉयमेंट पे हम जाएंगे। सीक्वेंस ऑलमोस्ट यही रहता है, 1 2 3 4 5 6 यही रहेगा कि पहले आर्किटेक्चर कवर करेंगे, and then we will be covering controller deployment, then we will be covering router deployment, and then we will cover policies, right, including security and then quality of service, and finally we will be talking about the management and operations. ठीक है, तो these all are the total 6 sections that we are going to cover during this training. आप पूरा ये लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, it's up to you if you want to download that. I have already given you that link, so you can also download and keep it with yourself, and by the end of the training you can also compare that which all topics we covered and which we missed or whatever, right? बट या दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। तो ये हैं सारे के सारे टॉपिक्स आपके। जैसे राउटर डिप्लॉयमेंट में आप सीखोगे कि राउटर डिप्लॉयमेंट कैसे होती है क्या नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे ओएसपीएफ डिप्लॉयमेंट भी आ जाती है, बीजीपी डिप्लॉयमेंट आ जाता है, एसजीआरपी डिप्लॉयमेंट भी। अब नाउ वी आर गोइंग टू कवर ओनली डिप्लॉयमेंट ऑफ ओएसपीएफ। अब ये एक्सपेक्ट मत करना यहाँ पे कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द यूज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ओएसपीएफ, डोंट एक्सपेक्ट दैट। मतलब मैं आपको ये नहीं बताने वाला ओएसपीएफ काम कैसे करता है, कि ओएसपीएफ में एलएसएस होते हैं, हेलो मैसेजेस होते हैं, वो सब इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। बस आपको ओएसपीएफ एसडीवैन में कैसे यूज करना है या बीजीपी को कैसे यूज करना है, दैट्स पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। ठीक है, या वीआरआरपी को कैसे यूज करना है। तो जो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं दोस आर स्टिल देयर इन सिस्को एसडीवैन, और उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उन फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस सो फार? आई वुड लाइक टू गिव यू सम बैकग्राउंड ऑफ दी एसडीवैन। क्यों आया, क्यों आप लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं, राइट, वो सारी चीजें। तो एक बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा कि वाई एसडीवैन इज नीडेड and why ST1 is becoming so popular, right? What are the reasons behind that? और आपको पता भी होना चाहिए वो, राइट? तभी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा ST1 का, कि इंपॉर्टेंस क्या है, what are the importance and why more and more customers are nowadays moving on to ST1 टेक्नोलॉजी। तो तभी आपको वो समझ में आने वाला है। SD1 को भूलिए आप, लेट्स फॉरगेट अबाउट दी SD1, लेट्स फॉरगेट अबाउट दी SDN। भूल जाइए इसको अभी कुछ टाइम के लिए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल नेटवर्किंग। So let's assume there is a HDFC Bank, right? Or HDFC Bank, let's say they are not using SD-WAN. They are still working on traditional routing, right? Or traditional connections or traditional networking they are using, right? तो अगर आप traditional तरीके से सोचोगे तो you need to you need to understand that how the infrastructure was actually for HDFC Bank या for any customer, right? आप कोई भी customer का example ले सकते हो, but I'm just taking an example of the bank, right? Bank infrastructure. तो ideally I'm not like I will not give you like 100% correct statement, but this is like more relevant to most of the customers, right? So ideally they would have like 2 data centers like DC1, like SDFC would have 2 data centers like this, DC1, and they would have DC2, maybe working in active mode or active passive mode, depends. Like different customers would have like different way of deploying their data centers or having their data centers, right? Some of them would have like active passive, some of them would have like active kind of thing. So both data centers would have like backend connectivity through some point-to-point circuit or whatsoever, right? But at same time, you would be using like MPLS providers. So there will be one MPLS provider, maybe MPLS provider 1, and there will be another MPLS provider then, which could be MPLS provider. Like in both DCs, you would have MPLS connection from both of the providers like this. So maybe one of them is Tata and the other one of them is maybe Airtel. These are just for reference purposes, right? And then you would have your branches, including headquarters, branch. I mean, I'm talking about the remote branches, right? And at same time, in DC, you would also have the connection from ISPs. So let's say there was a ISP 1, and then you had ISP 2.
So like in each DC, you would have internet connection coming from ISP1 as well as from ISP2. So you can also draw like ISP1 and ISP2 over here as well. So ISP1 and ISP2 like this. And then you would have branch offices. So let's say you had a branch 1. In branch 1, in most cases, you would have only MPLS connection from both of the providers. And then you would have your lane users. Similarly, you would have branch 2, branch 3, and you would have only MPLS connection. And then you can keep going, like maybe you have 1,000 branches or maybe more than that. It depends. Traditionally, that was, like kind of common architecture for most of the customers. I'm not just talking about the HDFC Bank. I'm just taking I took that name just for the reference purposes. But it's kind of like general architecture or a normal architecture that most of the customers would follow. I'm talking about the traditional networking. ऐसा ही था ना? आप लोगों में से बता सकते हैं. Okay, many of you, because many of you are also having experience of 15 years and 16 years maybe or more than that, so you guys can confirm that yes, this is how it looked like. अगर आप ट्रेडिशनल या फिर आज भी बात करेंगे तो हो सकता है आज भी कुछ लोगों के यहाँ यही चला हुआ हो सकता है ये. आई एम नॉट 100% श्योर कि उन्होंने माइग्रेट कर लिया किया नहीं किया. दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट mostly people will use this kind of architecture. And it's a traditional way of doing networking, or this is traditional networking, right? Correct, sure. Yes. Now, let's talk about the problems that we faced with this traditional routing. हुआ क्या, क्यों हमें SD-WAN पे मूव करना पड़ा है? SD-WAN से पहले मैं SDN की बात करूंगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की बात करूंगा. Why it was needed for us to move towards the software defined networking and what sort of problems we had in this specific scenario. प्रॉब्लम नंबर 1, मैं 1 by 1 आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा. कुछ हो सकते हैं आपके लिए रिलेवेंट रहे एग्जांपल्स, कुछ हो सकता है उनमें से कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रिलेवेंट रहे, बट all of those examples will make some sense to all of you. Let's take an example कि आप ब्रांच 1 में हैं एंड पहले क्या था. आइडियली पहले की बात कर रहा हूँ. ट्रेडिशनली मोस्टली आपके जो एप्स होते थे ना, डीसी में होस्टेड होते थे, जैसे ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, और DC2 में भी रहेंगे आपके ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3. And branch users will have access to those applications. तो via MPLS जो आपका private connection है, you will go to your DC and branch users would have access to those applications in all branches. But धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा shift हुआ, change क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इंटरनेट हो गया कि now people require internet access. That's change number 1. मैं ऐसा बोलूंगा कि अब आपके ब्रांच यूजर को इंटरनेट एक्सेस चाहिए. Maybe they are doing something on internet, right? Maybe they need YouTube access or they might need Facebook access. क्योंकि अब जरूरी नहीं होता ना कि YouTube और Facebook हमेशा ब्लॉक करेंगे. ऐसी भी तो टीम्स होंगी जो सेल्स मार्केटिंग में होंगी. तो मार्केटिंग टीम को तो YouTube का एक्सेस चाहिए. मार्केटिंग टीम वुड रिक्वायर एक्सेस टू योर Facebook maybe और maybe Instagram, क्योंकि उनको तो मार्केटिंग करनी है, राइट? तो वो एक्सेस चाहिए. वो ब्रांच में बैठे हुए हैं लोग, उनको इंटरनेट एक्सेस चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से ही उनको फेसबुक या फिर ये सब एक्सेस मिलेगा. तो पहले वो कहाँ पे आएंगे? वाया एमपीएलएस डेटा सेंटर में, और फिर डेटा सेंटर से वो इंटरनेट पे जाएंगे. लाइक एवरीवन इज बैकहोल्ड इनटू डेटा सेंटर विद दिस ट्रेडिशनल अप्रोच. एमपीएलएस से आप डीसी में आप बैकहोल्ड करेंगे, ऑल द ट्रैफिक विल कम टू योर डेटा सेंटर यूजिंग एमपीएलएस. इवन दो इफ इट इज ए इंटरनेट traffic, still that traffic will come to data center using MPLS circuit first, and then you will be having access to the internet. तो ये जो branch user है, ये जब भी इंटरनेट पे जाएगा, ये MPLS बैंडविड्थ को यूज करने वाला है, विच इज सो एक्सपेंसिव. MPLS इज सो एक्सपेंसिव. तो YouTube में अगर आप कोई HD वीडियो प्ले कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं आप वहां पे, तो स्टिल यू आर गोइंग थ्रू द MPLS एंड MPLS बैंडविड्थ इज सो एक्सपेंसिव. तो आप एक एक्सपेंसिव बैंडविड्थ को यूटिलाइज करके DC में जाएंगे एंड फ्रॉम DC यू विल हैव एक्सेस टू द इंटरनेट. और ये अब एक तरीके से बोटलनेक भी है. ये बोटलनेक है, राइट? और होता है, आपने देखा होगा कई बार बोलते हैं ना हम लोग कि देयर इज अ बोटलनेक इन डेटा सेंटर एंड दैट्स द रीजन दैट पीपल आर नॉट रियली हैविंग गुड एक्सपीरियंस विद द इंटरनेट एक्सेस. आप बोलते हो कई बार वो इसीलिए बोलते हो बिकॉज डीसी में ही आपके पास इंटरनेट सर्किट होगा. अब चाहे वो 100 Mbps का हो या फिर वो उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. वो कस्टमर टू कस्टमर, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वो वेरी करेगा. बट ये एक बोटलनेक है यहाँ पे. अगर ये इंटरनेट डाउन होता है डीसी में, तो देन इंटरनेट गोज डाउन फॉर एवरीवन. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी है फ्रॉम इंटरनेट परस्पेक्टिव. अब इंटरनेट इनिशियली इंटरनेट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हुआ क्या, धीरे धीरे
एक शिफ्ट आया मार्केट में। शिफ्ट क्या आया कि जो ऐप आपके ऑन प्रेम डीसी में होस्टेड है ना, वो क्लाउड में मूव हो गए, मतलब होना स्टार्ट हो गए। वो एप्स क्लाउड में भी, ऑन प्रेम तो है ही बट क्लाउड में भी रहेगा। लेकिन अब क्लाउड कहां से एक्सेस होगा? इंटरनेट से। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको ऑफिस 365 का। तो ये जो ऑफिस 365 है आपका, दैट इज ए SaaS बेस्ड एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस की तरह काम करता है, या ऐसे जो माइक्रोसॉफ्ट सेल करता है ऑफिस 365 को एज ए SaaS सेल करता है। एंड SaaS बेस्ड एप्लीकेशन विल ऑलवेज बी एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। अब ये जो ब्रांच यूजर है, ये अपने ऑफिस 365 अकाउंट को एक्सेस करेगा। अब आपको पता है कि दैट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट ओनली। So to access the Office 365 account, this branch user will first come to data center via MPLS, and then from data center will go to internet, and then will have access to that SaaS based application, Office 365. And there are many others like Salesforce is there, then Zoho is there. I mean, there are many CRMs. That are nowadays provided as SaaS, software as service, right? So like whenever branch user would require to access those type of applications, they first have to go to DC using MPLS, and then from there they go and access the cloud based applications or SaaS based applications. अब इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? लेटेंसी आएगी 100%। आप एमपीएलएस को बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते ना यहाँ पे। लाइक आप 100 Mbps का एमपीएलएस सर्किट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एमपीएलएस इज सो एक्सपेंसिव। जो एमपीएलएस के सर्किट्स आएंगे 100 Mbps वाले, या फिर जिनकी बैंडविड्थ 100 Mbps से ज्यादा रहेगी, मतलब सर्किट अगर आप अपग्रेड कराएंगे तो इट विल बी कॉस्टलियर, मोर कॉस्टलियर, राइट? तो कॉस्ट बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो ये आप इंक्रीज करेंगे नहीं तो परफॉर्मेंस फिर आपका डाउन, मतलब डाउन रहेगा। इट विल नॉट बी अप टू द मार्क। तो यहां से लोगों को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, राइट? इंटरनेट के लिए बैकहोलिंग कराई, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। और उसके अलावा जब क्लाउड पे मूव होना स्टार्ट हुए एप्लीकेशंस, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ने लग गई। ये एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई इंटरनेट वाली, कि बैकहोलिंग कराते हैं। मतलब ट्रेडिशनली हम बैकहोलिंग ही कराते थे एमपीएलएस से। इनफैक्ट कई बार तो आप देखोगे कि ब्रांच में इंटरनेट था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन उसको सिर्फ सिस्को डीएमवीपीएन के लिए यूज किया, डायनामिक वीपीएन के लिए, याद होगा आप लोगों को। और डीएमवीपीएन बना करके फिर से बैकहोलिंग कराई डीसी में। मतलब इंटरनेट था बट वी वर नॉट एक्सेसिंग इंटरनेट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांच। वी वर ऑलवेज बैकहोल्ड इनटू डीसी। मतलब चाहे वो आईपी सेक टनल से बैकहोलिंग कराई हो। मान लीजिए कहीं किसी एक एरिया में एमपीएलएस कनेक्शन है ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है, बट इंटरनेट इज देयर, तो फिर आप आईपी सेक टनल बनाते थे विद डेटा सेंटर फायरवॉल फ्रॉम द ब्रांच। और वो आईपी सेक टनल से पूरा ट्रैफिक आप बैकहोल कराएंगे डीसी में, देन वहां से आप जो भी एक्सेस देना वहां से दोगे, डीसी से दोगे। वही आर्किटेक्चर था, और आज भी मोस्टली आपको ये देखने को मिल जाएगा, राइट? बट प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। जैसे मैंने अभी इंटरनेट का आपको बताया, बोटलनेक बन गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है, जो क्लाउड पे मूव हो गई, वो परफॉर्मेंस लेटेंसी रहेगी। ईमेल बोलेगा यूजर की मैंने तो सेंड कर दिया 15 मिनट पहले, वो डिलीवर अभी तक नहीं हुई है यूजर को, या हाफ एन आवर लग रहा है ईमेल को डिलीवर होने में। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो कॉलिंग है, ऑडियो कॉलिंग आप करते हैं, यू स्केड्यूल मीटिंग्स, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी यूज टू हैव। अब ये तो एक छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम्स और भी बताता हूं मैं आपको। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, सिंपल। लेट्स से यू हैड 1000 ब्रांचेस फॉर ए कस्टमर। राउटर यूज करेंगे आप हर एक ब्रांच में, ऑब्वियसली स्विच भी होंगे। नाउ हुआ क्या कि योर एनटीपी सर्वर गॉट चेंज्ड। मतलब एनटीपी सर्वर का जो आईपी है ना, वो चेंज हो गया। अब मैं ये एनटीपी सर्वर का एग्जांपल नहीं लूंगा यहाँ पे। आई विल नॉट टेक एग्जांपल ऑफ एनटीपी सर्वर ओनली। यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जांपल ऑफ सिसलॉग सर्वर आईपी, है ना? सिसलॉग भी होगा, एसएनएमपी भी होगा। एसएनएमपी की कम्युनिटी भी कभी आपको अपडेट करनी पड़ सकती है। ट्रिपल ए सर्वर का आईपी एड्रेस हो सकता है आपको कभी अपडेट करना हो, राइट? आई मीन you have some smaller things like syslog server IP configured across all the devices. Then you have got SNMP host, SNMP communities across configured across all the routers across all branches, right? You have AAA configured across all your branches. You have many other smaller things. Now just imagine if your NTP server IP got changed. Now, how much time you would take to make that configuration take place across all of your routers, across all of your branches? Just imagine about that. आपको एक एनटीपी सर्वर का आईपी चेंज करना है, एंड आई हैव गॉन थ्रू इट। मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया पर्सनली। आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल ऑफ यू, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। Once I used to work for a bank, and they had like more than 1,000 firewalls. I'm talking about the firewalls, more than 1,000 firewalls.
And one day their SNMP community got compromised, like they came across that the SNMP community got compromised. So we needed to update the community immediately. So we had like our teams, the operations team, we engaged operations team 24/7, and still it took like maybe 72 hours to get all, to get that community updated across all of the firewalls. So just imagine that how much time it will take. And how many people you would require to perform those changes. And see, it's not कि ये कभी कभी होगा, ये हो जाता है, मतलब सिस्लॉक सर्वर का आईपी कभी चेंज हो गया, ट्रिपल ए का हो गया, अपग्रेड किया, फेल हो गया, बाद में चेंज करना है आईपी वो आपको, बिकॉज यू गॉट ए न्यू आईपी एड्रेस नाउ, ट्रिपल ए आईपी एड्रेस. ऐसा नहीं है कि डेली चेंजेस होंगे ये, बट लाइक वंस इन 6 months या वंस इन अ ईयर हो सकता है ऐसा, where you might have to update your NTP server IPs. You might have to update syslog server IPs across all your routers, across all branches, including data centers. So just imagine how much time it takes. Traditionally, कितना time आपने दिया in इस task को perform, and it's a small change. You just have to update the NTP server IP. That's all. You might have to update AAA server IP address, and that's all. That's one thing. मतलब that's another problem that we had, right? अब मैं next problem पे चलता हूँ. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे अब हम इन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं ना आजकल, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं, अगर मैं एक बैंक की बात करूं, अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे तो हॉस्पिटल का अपना एप्लीकेशन होगा. एज यूजर्स हैड मोर रिक्वायरमेंट, द एप्लीकेशन बिकमिंग मोर हैवियर देन बिफोर. लाइक अगर पहले आपको 2 MBPS में काम चल जाता था ना यहाँ पे, अब एप्लीकेशंस हैवी होने की वजह से आपको ये बैंडविड्थ को अपग्रेड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए. मतलब पहले तो अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशंस की बात करेंगे, मैं बैंक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन हो जाता है, क्योंकि बैंक्स में स्पेशली आपके जो नंबर ऑफ साइट्स होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं. तो अब जस्ट इमेजिन कि एक जो आपके एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन, राइट, वो अपग्रेड होते रहते हैं बीच बीच में. जैसे आता है ना इन्फोसिस का एक फिनेकल, अब वो एप्लीकेशन को इन्फोसिस अपडेट कर रहा होता है, अपग्रेड कर रहा होता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स. तो वो जो पहले 2 MBPS के साथ चल जाता था ब्रांचेस में, अभी उसको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए. लेट्स से अब उसको 10 MBPS चाहिए या 20 MBPS चाहिए, तो यू विल हैव टू अपग्रेड दिस MPLS लिंक. एंड इफ यू आर गोइंग टू अपग्रेड योर MPLS लिंक, इनडायरेक्टली इट इज इंक्रीजिंग योर ऑपरेशनल कॉस्ट. ऑल्सो योर like cost, the overall cost will get higher. तो आईटी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, 100% इंक्रीज होगा. तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है कि एप्लीकेशंस हैवी बनते, मतलब हैवी होते हुए जा रहे हैं, एंड देयरफॉर टू एक्सेस दोज एप्लीकेशन यू नीड मोर बैंडविड्थ. और अगर आपको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए तो फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए. तो वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसमें, वो ये है कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट, बट आई हैव गॉन थ्रू इट. ठीक है, आई पर्सनली हैव गॉन थ्रू इट. समटाइम्स आप क्या करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लेन पॉलिसी लगाते हैं, है ना, कॉप बोल देते हैं. आप राउटर्स पे कंट्रोल प्लेन पॉलिसी लगाते हैं, या फिर कई बार जो वैन फेसिंग इंटरफेसेस होंगे ना आपके, वहां पे आप ACL लगा देते हैं नॉर्मल. या तो कंट्रोल प्लेन पे लगाएंगे आप सिक्योरिटी, या फिर आप वैन फेसिंग इंटरफेसेस पे लगा देते हैं, जस्ट टू अवॉइड काइंड ऑफ लाइक डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, वो उसको अवॉइड करने के लिए यू डू दैट. अब कई बार क्या होता है, यू आर मेकिंग सम चेंजेस ऑन योर ब्रांच राउटर, और ये होता है, हुआ होगा कई लोगों के साथ. यू आर मेकिंग सम चेंजेस ऑन ए ब्रांच राउटर and accidentally you modified the ACL that you were probably using on your WAN facing interface, or maybe for control plane policy, and then you lost access to your router. How would you restore that access? Is anyone having any ideas that was there any way to recover that router or recover access to that router? Restart the router. Someone to restart your router, but ideally non-IT person will not be allowed to open that rack. So you will have to dependent on field engineer, and sometimes it takes like 24 hours to 48 hours for field engineer to reach the remote sites, or
प्रोबेबली जो जिन लोगों ने यूरोपियन रीजन में काम किया होगा या फिर यूएस रीजन में काम किया होगा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा पहले भी कि इट टेक्स लाइक मे बी 24 hours or 48 hours sometimes for field engineers to reach the location. And sometimes, what if your configuration was saved and then you lost the access? So you need now console access of the device. If you need console access, then you ask your field engineer to go there and to update, to modify the to provide the console access. तो ये भी एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर कुछ फंस गया ना पोस्ट चेंज, तो you were not able to recover that without taking help of the field engineer. You had lots of dependency over to field engineer. नोबडी वुड डिनाई दैट। मतलब जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया उनको तो इजीली समझ में आ गया होगा, बट जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एसीएल गलती से आपसे मॉडिफाई हो जाती है और उसके बाद यू वुड लूज योर connection to that remote access to your device, and once you lose the remote access to your device, then you are in trouble. The only person who can help you then is field engineer. तो ये एक अलग से प्रॉब्लम थी। मतलब ये भी एक मैं प्रॉब्लम कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इन सभी का सोल्यूशन जो भी प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ में, the solution for all these problems that I'm just going through will be provided by the software defined networking, which is also known as controller based networking and also known as software defined wide area networking, SD-WAN. SD-WAN will give you that solution. I hope that everybody understood these all problems that I have just brought up, right? Now, apart from that, let me give you one more example. चलिए अब एक और example लेता हूँ. Let's assume that you needed to onboard a new branch. Let's say branch 4, एक नई branch का inauguration होना है, एक नया बैंक का एक नया branch open होना है, and you need to set up the IT stuff. How do you do that? Especially मैं Vantage router की बात कर रहा हूँ. जो Vantage router रहेगा ना आपका, जिसपे आपके MPLS circuits terminate होंगे, आपका लेन सर्किट टर्मिनेट होगा, मैं इस राउटर की बात कर, हाउ डू यू स्टेज दैट राउटर? आप काम कैसे करते हो उसको? मतलब ट्रेडिशनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कैसे काम किया उसके ऊपर? कभी किया है ये ऑनबोर्डिंग वाला काम कि एक नई साइट को ऑनबोर्ड करना है? तो हाउ यू यूज टू परफॉर्म दैट ऑनबोर्डिंग? कोई बता सकता है क्या कॉल पे? सी आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दीज pain points because we want to get the solution for all those pain points, and that's how you would understand the importance of the SD-WAN. ठीक है, तो अब जब आप एक नई ब्रांच को ऑनबोर्ड करते थे ना पहले, लाइक इन पास्ट यू यूज्ड टू ऑनबोर्ड ए न्यू ब्रांच, उस केस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते थे। एक तो ये था कि सिस्को से राउटर आप अपने मेन साइट पे जहां आपके जो इंजीनियर्स बैठते हैं वहां उसको शिप कराइए, वहां से आप स्टेज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन उसमें और फील्ड इंजीनियर को बोलोगे कि अब इसको लेकर के जाइए ब्रांच में और लगा दीजिए। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि आप डायरेक्टली राउटर को शिप करेंगे ब्रांच लोकेशन पे, फील्ड इंजीनियर को बोलेंगे कि आप जाइए और वहां उसका रैक इन स्टैक करके और पावर ऑन करके और उसका कंसोल एक्सेस मुझे रिमोटली दे दीजिए, इंटरनेट के ऊपर कंसोल एक्सेस लेकर के रिमोट एक्सेस दीजिए। या फिर आप फील्ड इंजीनियर को एक अटैचमेंट भेजेंगे, एक यूएसबी ड्राइव में कॉन्फ़िगरेशन फाइल या ईमेल अटैचमेंट में एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल देंगे जिससे कि आपको रिमोट एक्सेस मिल जाए इस डिवाइस का। बट इट वाज ए हेडेक, क्योंकि फील्ड इंजीनियर मस्ट बी टेक्निकल पर्सन, मतलब उसका टेक्निकल पर्सन होना जरूरी है सो दैट दैट पर्सन कैन लॉग इन ऑनटू योर डिवाइस, कंसोल एक्सेस लेकर के आपको रिमोट एक्सेस दे पाए। इतना तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर आप उसको प्री स्टेज भी करते हैं ना, मान लीजिए आपने सिस्को को बोला कि ये राउटर दिस राउटर शुड बी शिप्ड एट योर मेन लोकेशन, and at main location one of your engineer will stage all the configuration onto that new branch router, and then you will ask your field engineer to take that new branch router to its original branch, and then field engineer will be doing rack and stack and then everything. But it does not gives you guarantee कि जैसे ही वो रैक इन स्टैक करेगा तो आपको रिमोट एक्सेस मिल जाएगा, भले ही आपने उसको प्री स्टेज करके रखा हो। कई बार उसमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या सर्किट की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, कॉन्फ़िगरेशन एरर हो सकता है उसमें। तो उस प्रॉब्लम को, मतलब इट वाज ए बिग हेडेक एक्चुअली टू ऑनबोर्ड ए न्यू साइट। लेट मी टेल यू, इट वाज ए बिग हेडेक, इट वाज ए बिग टास्क टू ऑनबोर्ड ए न्यू साइट, स्पेशली टू कॉन्फ़िगर दिस मैनेज राउटर। इट वाज ए बिग टास्क। अब एक और प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको, और ये सभी लोग एग्री करेंगे। एक और प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए टाटा इज योर प्राइमरी एमपीएलएस, एयरटेल इज योर सेकेंडरी, ऐसे ही होता है। ठीक है, एक को प्राइमरी बनाइए, दूसरे को सेकेंडरी बना लीजिए, एज एक्टिव स्टैंड बाय यूज कीजिए। कुछ कस्टमर्स एक्टिव में भी यूज करेंगे दोनों एमपीएलएस लिंक्स को, कि ठीक है कुछ रिमोट सबनेट्स के लिए एक को प्राइमरी बना लेते हैं, कुछ रिमोट सबनेट्स के लिए दूसरे को प्राइमरी बना लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट पॉइंट इज, लेट्स एज्यूम दैट टाटा इज योर प्राइमरी एमपीएलएस सर्किट and Airtel is your secondary. After maybe a year, after
1 year or maybe after 6 months or maybe after 2 years, higher management decided to make Airtel as primary and then Tata as secondary. अब आपको ये flip करना है. You need to flip primary secondary circuits. And you are using BGP, let's say. Everywhere you are using BGP to perform routing between PE and CE. PE is managed by provider and CE is your managed router. You're running BGP there. So don't you think that you need to take the console access or you need to take the access of each and every branch router and then you need to modify the BGP attributes? Don't you think that? To just update your primary and secondary circuit. आप हर एक ब्रांच राउटर पे लॉगिन करेंगे और बीजीपी को जो बीजीपी की पॉलिसीज हैं वो आप मॉडिफाई करेंगे और हर एक राउटर पे इंडिविजुअली करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्लेन सभी का अपना अपना है ना. हर एक पे पॉलिसी लगी हुई है, कंट्रोल प्लेन पॉलिसी, हर एक पे बीजीपी पॉलिसी अप्लाइड है. सो यू गो टू ईच एंड एवरी राउटर मैनुअली एंड देन यू मॉडिफाई दैट. एंड जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक. मे बी यू नीडेड टू परफॉर्म राउट फिल्टरिंग, है ना. एक राउट फिल्टरिंग करना था कुछ आपको, क्योंकि हर एक राउटर का अपना कंट्रोल प्लेन है. ईच राउटर इज हैविंग इट्स ओन कंट्रोल प्लेन. यू गो टू ईच ब्रांच राउटर एंड देन डू द राउट फिल्टरिंग. Now just imagine you have got like 5,000 branches. Do it on 5,000 devices now. So just imagine that how many challenges we had. On top of it, our routers had a capability to perform routing at layer 3 only. Traditionally, अगर आप बात करेंगे, traditionally all routers had capability to perform routing at layer 3 only. सिर्फ layer 3 के basis पे routing करते थे वो. Packet आया, it will open up IP header, it will open up the destination IP, and then will perform lookup in the routing table. If you had a requirement that, hey, for YouTube, let's say I want to use this circuit or that circuit, no, it was not possible. Like application aware routing was not supported. But now we are talking more about the application, not the IP subnets. Nowadays, things have got changed. So that capability was not there. Each router had its local control plane. Therefore, if you needed to make some changes in the control plane, then you needed to make those changes across all of your routers. Why? Because all routers have got their own control plane. So that was the problem. अब आपको समझ आया होगा कि how many problems we had with this traditional networking. Clarity मिली आपको problems के साथ में? मतलब जो challenges थे हमारे पास. मैं सिर्फ challenges की बात कर रहा हूं यहाँ पे. I hope that everybody understood the challenges that we had with traditional networking. And that's where the software developers, जो developers हैं, उन्होंने सोचा कि अब कुछ इनका काम कम किया जाए. डेवलपर्स ने अब हमारे काम को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए, टू मेक आवर जॉब इजियर, राइट, डेवलपर्स स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. एंड दैट्स वेयर दे इंट्रोड्यूस्ड द एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग. बिकॉज बिफोर देयर वाज नथिंग लाइक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग. यू वर डूइंग एवरीथिंग बाय योर ओन. You went on each and every network device. You made the configuration changes manually. You did everything manually. Yes. Yes, sir. Yeah. Good. So now these developers started working on SDN, software defined networking. That, okay, you are doing all your networking task manually by going to each and every network device independently. Let's try to bring some software to perform those tasks. So developers started working on software defined networking, and that is also known as controller based networking. Controller based networking, that's where it was introduced. Like developers started working on some sort of controller which could perform maybe I'm not talking about the today's ability that controllers can perform, but in the beginning, developers wanted their controller to push some sort of configuration from a centralized location. Like from a management perspective, they wanted to develop those controllers, and we had so many controllers, but those were third party controllers and you needed to purchase them. Like you had so many different types of NMSs. I'm not sure that how many of you are familiar, but even in traditional networking, we used to have those network management servers, and from there we could push or pull the information from the devices, but those were third party, and that solution was quite expensive solution as well. But then thereafter हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम गया तो वेंडर्स ने लाइक सिस्को also started working on creating or developing their own controller. तो अब हुआ क्या कि जब डेवलपर्स ने SDN पे काम करना स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग पे, विच इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग, इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको या क्या मिल सकते हैं? जैसे एक कंट्रोलर है आपका, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर होगा ना, तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर से लेट्स से you made some changes to your NTP server, let's say IP got changed. So you don't have to log into each and every individual device
to modify that NTP server. आप controller पे जाइए, वहां से push कर दीजिए change को. Now it will be pushed across all devices and hardly it will take like 4 to 5 minutes to make changes on 1,000 of your devices. Maybe you want, or maybe 4 or 5 minutes is more than more than enough. It's too much. Maybe it will take 2 or 3 minutes maximum. Maybe you wanted to update the AAA server IP. You wanted to update SNMP community. Now you go to your controller, just push your changes from there and you are done. Within next couple of minutes, your change is completed. That's one solution that controller based networking given you. I'll give you many more examples that what SDN is giving you, but I just given you only one example at this moment, right? At this point of time. And in fact, let's take an example of the IPsec tunnel. I don't know how many of you have this experience of setting up IPsec tunnel between your branch and DC firewall, but whoever has done this in past IPsec tunnel, like site to site tunnel, they must be knowing the pain. They must be aware with the pain, the type of pain that they had. पता है ना आप लोगों को IPsec tunnel configure करने में कितने efforts लगते हैं, trouble shooting कितना होता है, phase 1 configuration, phase 2 configuration, pre-shared key, sometimes with using PKI or use digital IPsec tunnel between the devices. You had so many problems. And the solution is SDN. The solution is controller based networking. अब यहाँ software defined networking स्टार्ट हो जाता है. अब एसडीएन पे ना इनिशियली अगर आप देखोगे तो एसडीएन पे इनिशियली सिस्को का बहुत ज्यादा फोकस था नहीं, बट देन दे केम अप विद एपिक कंट्रोलर. मे बी इट वाज मेनली फॉर डेटा सेंटर. इनिशियली इट वाज मेनली फॉर द डेटा सेंटर. और उस बीच में अगर आप देखोगे एसडीएन जब मार्केट में आया तो एक काफी लोग आ गए मार्केट में, स्पेशली फॉर एसडी वैन. एक नई टर्मिनोलॉजी आई और इसमें कौन कौन थे, जैसे कि VMware आ गया. VMware का अपना वेलो क्लाउड आ गया. वेलो क्लाउड वैसे कोई और कंपनी थी जिसको एक्वायर किया VMware ने, तो वेलो क्लाउड बिकम VMware SD-WAN. देन यू हैड CloudGenix, देन यू हैड Silver Peak, और वो मार्केट को कैप्चर करते जा रहे थे, लाइक एंड आल्सो यू हैड Viptela. सो दीज वेंडर्स बिकेम very famous during 2012, 13, 14, 15. They became so famous and Cisco was losing business. Then finally, what Cisco did, Cisco acquired Viptela in 2017, I believe so. Cisco acquired Viptela and that's how Viptela SD-WAN became now Cisco SD-WAN. इसके पहले इनका एक solution हुआ करता था iWAN करके, Cisco का था. They had that solution iWAN, but that failed actually. That was a failed solution from Cisco. It was also providing WAN connectivity between remote sites, but that was a failed solution. So finally in 2017, Cisco acquired Viptela and that's how Viptela SD-WAN became Cisco SD-WAN. And that is the reason that you would see that in Cisco SD-WAN, when you see terminology like vManage, vSmart, vBond, these are some, components. And the component names are always starting with V. V, why? Because those were from Viptela. Viptela had those names. Viptela assigned those names like vManage, which is a management plane, vSmart, kind of like control plane. So V is representing Viptela. So that's how this journey got started for Cisco when it comes to the SD-WAN. So Cisco basically acquired Viptela and then Viptela SD-WAN became the Cisco SD-WAN. And that happened in 2017. And then if you talk about today SDN and if you talk about the Cisco, currently Cisco is having like 3 different solutions when it comes to the SDN, software defined networking. Cisco is having like 3 different solutions. Solution number 1, SD-WAN, Cisco SD-WAN. Then Cisco SDA and then Cisco ACI. So when it comes to SDN, Cisco has got like 3 different solutions as of today. And during this training, we are going to cover only SD-WAN. मतलब ये training में तो हम सिर्फ SD-WAN पे ही focus करने वाले हैं ना. That's our training. But SDN में Cisco के और भी solution है like SDA. This is also known as lane automation, where you manage your Catalyst switches, Catalyst WLC, Catalyst APs. You manage all of them using DNS Center. That's your controller for SDA. And then ACI, आपको पता ही है, ये Nexus switches के लिए है. So this is mainly for DC. So now SDN is available from Cisco for your data center, for your enterprise network, and also to provide WAN connectivity between remote sites. So like Cisco is giving you end-to-end SDN solution.
end to end. Whether you talk about the lane automation, like enterprise networking, or you talk about the data centers, or you talk about the WAN connectivity between remote sites. More questions from anyone? Like these are three different solutions, but इसमें से हम सिर्फ क्या cover करने वाले हैं? SD-WAN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क. बट उसके अलावा SDA भी होता है इनका, जिसमें DNS सेंटर आपका कंट्रोलर हो जाता है. उसके अलावा Cisco ACI भी होता है, which is mainly for data centers, managing Nexus switches and some storage devices as well. Like there are some other devices as well that you can integrate with ACI, and then you can manage them through the ACI. But the major component is Nexus switch. So we are not going to talk about SDA. We are not going to talk about the ACI. The only thing that we will talk about the SD-WAN. When we talk about the SD-WAN, software defined wide area networking, Cisco has got two different solutions. Like one is called Cisco SD-WAN, and we are going to cover Cisco SD-WAN. Okay. There is one more SD-WAN solution offered by Cisco, which is called Meraki SD-WAN. So we have got Meraki SD-WAN as well, along with the Cisco SD-WAN. So we have got Cisco SD-WAN and we have got the Meraki SD-WAN. But during this training, we are not going to focus on Meraki SD-WAN. That's a totally different technology. And Cisco has not included anything from Meraki into this training. Even we are going to cover only Cisco SD-WAN, not Meraki. But yes, Meraki SD-WAN is also there. But Meraki SD-WAN is something that does not provide you lots of flexibility. The real flexibility is provided by Cisco SD-WAN only. Like Meraki SD-WAN has got some fixed features, fixed list of features that, okay, these are the things that I'm going to support, and these are the only things that I'm going to support. You can't really customize that. So basically, if you do not have that much budget for your IT, then probably you may consider Meraki solution, and Cisco does that. So Cisco knows very well that, okay, they are a school and they don't have that much big budget for IT to spend on IT. Then they pitch, like for schools, universities, Cisco will ideally pitch Meraki SD-WAN for them, like Meraki firewall, Meraki switches, Meraki APs, Meraki cameras, everything is in there. But wherever they have got like large enterprise, like medium to large enterprise networks, then they will always go for the Cisco SD-WAN, where they use Cisco routers, then Viptela controllers or Cisco controllers. Okay. So there are many differences, or there are huge differences between Meraki SD-WAN and the Cisco SD-WAN. During training, we're going to focus only on the Cisco SD-WAN. Now, when it comes to the Cisco SD-WAN, in Cisco SD-WAN, you have definitely got the controller. That's why we are calling it software-defined wide area networking, because you have got a controller. So you have got a controller. Also, you can call it controller-based wide area networking, because if it is software-defined, which means you are using some software to perform your wide area networking. I can also call it controller based wide area networking. So you have got a controller, or you must have a controller to perform or to configure or to work on the SD-WAN technology. So definitely we are going to work on a controller. We are going to have access to the controller. But at same time, thing is that which all devices you can control using this SD-WAN controller. So let me tell you, only when edge routers supporting SD-WAN can be managed through this SD-WAN controller. Like if you have got, let's say, a layer 3 switch or maybe a firewall, you can control those components using your SD-WAN controller. So you have got a limitation. Using this SD-WAN controller, you can manage only those WAN edge routers. So only those WAN edge. So what does it mean? What is the meaning of WAN edge? WAN edge is like transport facing or WAN facing routers. And that routers should be SD-WAN capable, must support SD-WAN. So Cisco has got a different operating system that supports the SD-WAN. Okay, so we have to make sure that router is running with that specific operating system that supports the SD-WAN. And I will get to that point as well, where I'll be explaining you that, hey, this is the operating system supporting SD-WAN and this is the operating system that is not supporting SD-WAN. वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको अपने राउटर पे यूज करना है. तो अगर आपके वैन फेसिंग राउटर के ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो SD-WAN सपोर्ट करता है, उसको आप इस कंट्रोलर से मैनेज कर पाएंगे. बट इफ यू हैव गॉट ए लेयर 3 स्विच और ए फायरवॉल, यू कैंट मैनेज दैट. अभी एक रिसेंटली नया फीचर इन्होंने लॉन्च किया 20.14 में, विच इज कॉल्ड SD राउटिंग, विच इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड राउटिंग. इसमें इन्होंने क्या किया कि इस कंट्रोलर से, SD-WAN कंट्रोलर से आप एक ऐसे राउटर को भी मैनेज कर सकते हैं जो SD-WAN सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसपे आप SD-WAN रन नहीं कर रहे हैं. लेट्स से एक राउटर है आपका जिसको आप इंटरनल नेटवर्क में यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप OSPF या फिर BGP इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको भी आप यहां से
इस कंट्रोलर से मैनेज कर सकते हैं। बट ये जो हमारा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है 20.14, वहां से इन्होंने इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया, एसटी राउटिंग। इनफैक्ट मैंने भी अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं की है। I haven't tested SD routing so far. I have not tested that feature yet. But yes, I will, as soon as I get this tested, then I will also, I can try to cover that top. But अब मैं चलता हूँ वापस सिस्को की साइट पे, थोड़ा आपको कुछ दिखाता हूँ जिससे कि you feel more confident when we perform the labs. तो मैं आपको लेके जाता हूँ software.cisco.com पे, जहां पे मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लिस्ट दिखाऊंगा SD-WAN के लिए. Right? So you go to software.cisco.com, then go and access downloads. So access your download link, and then you search for browse all, then go to routers, and then select SD-WAN. There is a option available, SD-WAN. Select SD-WAN, and then click SD-WAN once again. And then look for the SD-WAN software, right? Like vManage software. Look for it. So this is the software available for vManage. Now look at the Cisco recommended softwares, Gold Star images. Are you able to see the Gold Star images here? Hello, are you available to see Yes. the Gold Star Yes. images? Yes. The Yes. Gold Yes. Star images are always those images which are recommended by Cisco to their customers. Now, if you look at the Gold Star images, which version Cisco is recommending to their customers? 20.6.6 MD version and 20.9.5.2 MD version, because those are the most stable version as of today. Tomorrow it might get changed. I'm not talking about the tomorrow. I'm talking about today, now. So as of now, as of today, Cisco is recommending to use this version 20.6 and 20.9. But if you look at the latest version, that is 20.14. Let me show you that. That's 20.14. So go to 20.14, 1ET, that's most latest version. And SD routing is supported by this 20.14 only. So this is early deployment. Correct. Right? Now in our labs, like ideally, I really recommend people to start with 20.6 or 20.9 only. I recommend people to use those iOS. In our labs, we have also got 20.13. So, or maybe 20.12. I'm not really sure about this. I will have to double check on it. The lab that you have access to. So we have got 20.12 or 20.13 over there. It's up to you. If you want to use like the latest operating system, obviously we do not have 20.14 yet. I believe that 20.13 is available in our labs. So you can select that operating system if you want to use that. But I would highly recommend to use maximum 20.9, not like even 20.12 or 13 or 14. But that's all right. It's up to you. Like we have got a list of different operating systems on in our labs, right? And you can use any of them, whichever you want to utilize. Okay. But now let me also tell you one more story here. Okay. So as I told you before, earlier it was a Viptela SD-WAN. यही बताया था ना आपको कि 20, मुझे ये नहीं पता when it was founded, right? I don't remember that. But maybe 2011, 2012, Viptela was founded. Then it was a Viptela SD-WAN. Then Cisco acquired it in 2017, and that's how it became Cisco SD-WAN. But abhi recently, a couple of months back, Cisco has also renamed it. Cisco now has renamed Cisco SD-WAN with Catalyst SD-WAN. Now they call it Catalyst SD-WAN. But जब हम Cisco SD-WAN की बात करते हैं ना, तो Cisco SD-WAN में आपके कुछ components use होते हैं. So let me open up the PPTs now. Right. I will open up the PPTs quickly. Just give me a sec. We have got the architecture of Cisco SD-WAN, and as per the architecture of the Cisco SD-WAN, you have got all these components. You have some names, like you have got vManage, starting with V. You have got vBond, you have got vSmart, and then you have got like Vantage routers, but those are also known as like vEdge. If you are using a router from Viptela, then you call it vEdge. And if you are using a router from Cisco, then you call it cEdge. So Cisco routers are known as cEdge routers, and Viptela routers are known as vEdge routers. So you have got component names like starting with V, like vManage, vSmart, and then vBond. But now Cisco has renamed them. When they renamed Cisco SD-WAN,
with Catalyst SD-WAN. So in Catalyst SD-WAN, you can see that this has been renamed, like vManage has been renamed as Catalyst SD-WAN Manager. They call it now SD-WAN Manager. The vSmart is now known as SD-WAN Controller. It's now SD-WAN Validator. Catalyst SD-WAN Validator. So they have also renamed these components starting with 20.13 or maybe 20.12. I will have to double check on it. But with version 20.13, they have renamed Cisco SD-WAN with Catalyst SD-WAN, and also they have renamed their control components. Like vManage is now SD-WAN Manager, vSmart is now SD-WAN Controller, and vBond is now SD-WAN Validator. We can also see that when you look at the, like I'll close it now, and then I will show you the Cisco's website where we were checking all those operating systems. So if you go here for version 20.14, you see SD-WAN Manager, Catalyst SD-WAN Manager. Also, you can look for Catalyst SD-WAN Controller. Like if you go to vSmart software, you would see that for 20.14, they are calling it SD-WAN Controller, like Catalyst SD-WAN Controller. Earlier, it was known as vSmart. I believe that that happened in 20.12. No, not in 20.12. They started renaming them in 20.13. See, new deployment, and then okay, even they have not mentioned new names over here. So they have mentioned new names here in 20.14, but actually that got started with 20.13, in my opinion, like as long as I remember that. So they renamed all these components with 20.13 only. So if you're using 20.13 version, so your vManage will be displayed as SD-WAN Manager. They will display it as SD-WAN Manager. Like if you look at here, SD-WAN, and if I go back here to the vManage software, it will display you SD-WAN Manager. Look at here, vManage new deployment, VMware. I'm looking for 20.9. I must go to 20.14. So you would see that vManage SD-WAN Manager. For 20.12, this is vManage. But for 20.13, let me also check for this one. Okay, they are calling it vManage, but they have renamed it with SD-WAN Manager now. Look at this. vManage is now SD-WAN Manager. The vSmart is now SD-WAN Controller. And the vBond is now SD-WAN Validator. So they have also renamed these components now. So do not get confused. Okay, if I say vManage or SD-WAN Manager, it's the same thing. If I say vSmart or SD-WAN Controller, it's the same thing. If I say vBond or SD-WAN Validator, it's the same thing. Don't get confused over there, right? And also I have displayed you the gold star images and also the most recent operating system that Cisco has, has announced for their customers or for SD-WAN components. Any questions so far? Yeah, hi. Go ahead. Yeah, apart from this naming, is there any difference in Catalyst and Webtela, or just a naming only? There are many differences between Viptela and Cisco routers. There are a huge No, list no. of I mean, features. I mean the Webtela and the Catalyst. Sorry, Okay, Catalyst, the new okay. naming. Okay, there are some, but not much. When it comes to the features, there are no more features added. Some GUI based, UI based changes were made. Oh, okay. So feature list is not been updated except couple of them, or some smaller one. Okay. So major components or major technologies, major features are still same as before. So no changes to them. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Now I would do one thing. I'll give you a list of routers. मतलब वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए. If you go to product and services on Cisco's website, बड़ा अच्छा मतलब साइट से भी आप काफी नॉलेज गैदर कर सकते हो, right? You go back to product and services, and then product and services पे जब आप क्लिक करेंगे तो नेटवर्किंग में जाना. नेटवर्किंग में होगा view all networking products. Just click there, and then once you click there, then keep rolling down, and then look for the routers, like these routers, like click explore routing. And then you have like so many different options. Like if you look for the branch routers, hybrid, industrial, service provider, small business,
So Cisco has categorized the different routers for different category of environment, right? So if you have got a branch environment, hybrid work environment, industrial environment, industrial is mainly for the manufacturing units, right? Where the temperature can go extremely higher or extremely lower. So those devices are mainly meant for those kind of scenarios. And then for service provider, small business, virtual routers. तो अगर आप ब्रांच से स्टार्ट करेंगे ना, तो ब्रांच में देखिए ये सारी सीरीज है, मेराकी भी डाला हुआ है इधर, बट वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट, राइट? बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक नई सीरीज आपको दिखाई देगी है, और ये मेनली ना कैटलिस्ट SD-WAN के लिए लॉन्च किया सिस्को ने, which is Catalyst 8200 and Catalyst 8300. ये न्यू राउटर्स हैं, these are new routers that Cisco has launched. So these are the things. So Cisco has launched this new series of routers, completely new series of routers. तो वो आप देख सकते हो, Catalyst 8200 सीरीज, Catalyst 8300 सीरीज. तो अभी अगर मैं जाता हूँ Catalyst 8200 सीरीज में, तो 8200 सीरीज में फर्दर मॉडल्स होंगे, इनके डिफरेंट मॉडल्स अगर आप देखोगे ना, तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे 1N40 है, और ये L वाला सीरीज है, फिर एक L सीरीज है ये, राइट? तो वो आप देख सकते हो, ठीक है? दोनों 1RU में है, राइट? बट डिफरेंस 8 CPU कोर्स, 4 CPU कोर्स, राइट? 32 GB डी रैम, यहाँ पे भी अप टू 32 GB डी रैम, बट वो आप रिड्यूस कर सकते हो, मैक्सिमम 32 GB सपोर्ट करेगा. SD-WAN थ्रूपुट 1 गीगाबिट, और यहाँ पे आपको 500 Mbps का SD-WAN थ्रूपुट मिलेगा. तो आप इसके बेसिस पे, इनफैक्ट आप यहाँ पे डेटा शीट भी देख सकते हो 8200 के लिए. एंड इट इज ऑलवेज गुड टू रीड द डेटा शीट्स. ये दिस इज फॉर एवरीवन, to each one, to each one of you. This is applicable to all of you. If you can read data sheets, read it. क्योंकि यहाँ पे आपको इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा. ये फिजिकल आपका बैक साइड का फोटो, फ्रंट का फोटो, राइट? फिर मल्टी कोर CPU एग्जैक्टली कोर कौन सा है, कितना IPsec टनल पे थ्रूपुट कितना रहेगा, पोर्ट्स कितने रहेंगे, DRAM कितना आप रख सकते हो, फ्लैश मेमोरी कितना रख सकते हो, स्टोरेज कितना दिया है, पावर सप्लाई कौन सा है, राइट? एंड कितना स्पेस लेने वाला है ये, राइट? इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या क्या आती है इस डिवाइस के ऊपर. तो यू कैन गेट ऑल दोज डिटेल्स इफ यू रीड द वाइट, if you read data sheets. So it is always good, like especially for those people who are working on the profile of solution architecting. जो भी सोल्यूशन आर्किटेक्ट है यहाँ पे, उन सबको ये रीड करना चाहिए. इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ द सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स टू रीड डेटा शीट्स फॉर ऑल ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड SD-WAN राउटर्स. तो ऐसे आप रीड कर सकते हो. उसके अलावा अभी मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे, तो वापस आप जा करके फिर से देख सकते हैं ये 8200 में, या फिर आप और भी ज्यादा यहाँ पे और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि I'll go back here. नेटवर्किंग, राइट? फिर से मैं राउटर्स पे जाऊंगा, एक्सप्लोर राउटिंग, एंड देन देर इज वन ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे एक्सप्लोर ब्रांच राउटर्स था ना, वैसे यहाँ पे सी ऑल राउटर्स होता है. तो सी ऑल राउटर्स में जाएंगे तो पूरा सीरीज दिखा देगा आपको, 7000 सीरीज, 4000 सीरीज, एंड देन किटलिस्ट वाला भी आ जाएगा, ये 8200 सीरीज या 8300 सीरीज, 8200 सीरीज, राइट? ये भी आ जाएगा. So if you want to look at, let's say 1000 series of ISR routers, just click there. If you click there, so you will get how many platforms you have got under that series, and if they support SD-WAN or not, how many interfaces, and whether they have got support for the security features. Because Cisco SD-WAN is not just SD-WAN, it is a secure SD-WAN. It has got support for the security features as well. Like you can enable IPS feature, IDS IPS, you can enable URL filtering, you can also enable AMP, advanced malware protection. You can also integrate this with Cisco Umbrella, with Zscaler. So it has got many features. एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल. सो अब ये देखना पड़ेगा कि आपका राउटर वो सिक्योरिटी फीचर सपोर्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे सिर्फ कैटलिस्ट SD-WAN, मतलब ये सिर्फ SD-WAN सपोर्ट करने वाला है. When it says Catalyst SD-WAN security, मतलब ये सिक्योरिटी को भी सपोर्ट कर सकता है, सिक्योरिटी फीचर्स को भी. तो यू हैव टू बी अवेयर विद दैट. फिर यहाँ पे एक्सप्लोर राउटर सेलेक्टर, तो राउटर सेलेक्टर वाला भी काफी अच्छा एक फीचर है इसमें, वेयर यू कैन सेलेक्ट योर राउटर्स एंड देन यू कैन कंपेयर, यू कैन परफॉर्म द कंपेरिजन बिटवीन दैम. जैसे मान लीजिए आपने लिया यहाँ पे, you can pick up for an example 8300 to, मैं नीचे आता हूँ, 1N वाला लेते हैं. तो ये पिक कीजिए, देन और नीचे आइए आप, सी ऑल राउटर्स में जाइए. ओ कम ऑन, लोड ऑल 32 राउटर्स पे क्लिक करना था मुझे. जस्ट अ मोमेंट प्लीज.
I'll just click load all 33 routers. अच्छा, लेफ्ट साइड से आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, like if you wanna look at only those routers which do not have support for the SD-WAN or which have support for the SD-WAN, या फिर वो routers जिनमें कम से कम जो थ्रूपुट है, encryption थ्रूपुट, वो आपका 1 गिग रहे या फिर 20 मिग रहे, जो भी आप वो देख सकते हो यहाँ पे, राइट। हेड एंड राउटर्स, अगर आपको हेड एंड पे लगाना है वो राउटर्स आप देख सकते हैं, तो वो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। बट देन ये सभी राउटर्स हैं आपके, ASR सीरीज भी आ गई है इसमें, सो यू कैन पिक अप दी ASR सीरीज 8200 सीरीज। देन यू हैव गॉट ISR 1 1100 as well, like 1100 6G, so you can select that router. Also you can select, let's say 1100X, maybe uh, 4G 8200N, and then also I can pick up the 8300 1N, and then just click compare now. So you can select maximum 4 routers at once, and then you can click compare now, and then it will display you the comparison between all of these 4 routers, right? आप उनका data sheet भी download कर सकते हैं for all of these 4 routers, as well as you can download the differences in between them. If you click download, you will get a CSV file for the comparison. तो आप वो open कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, फिर CSV file को open कीजिए, and then you will get to know about each and everything in CSV file as part of the CSV file. So you can simply open up all of these routers like this, and then you can look for your information. तो SD-WAN का भी option होगा इसमें, you can look for the SD-WAN feature. So you have got zone-based firewall, and then you have got DMVPN. So where DMVPN is supported, you do not have to boot your router in controller mode. Then boot your router in standalone mode, because if you are booting your router in controller mode, then you will not be able to utilize the DMVPN feature. Okay, in site-to-site VPN. So you can see that which all features are supported, like Cisco SD-WAN, IPv6, SD access, SD routing is supported or not. You can see all of this. So you can download the CSV file, and then you can look for the comparison between all of these components. So this is all I wanted to discuss with you. I hope that everyone enjoyed this, and probably you got a basic idea कि SD-WAN की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे पेन पॉइंट्स गिनाए हैं ना, कि उसके बाद तो आप बोल ही सकते हो कि yes, we needed some sort of solution which was kind of like controller based networking or software defined networking kind of thing. अभी अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि SD-WAN मैंने स्टार्ट ही नहीं किया आज, SD-WAन मैं कल ही स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों का, सिस्को SD-WAन। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो कल मैं एक्चुअल में सिस्को SD-WAन की ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। आज मैंने बताया आपको कि SDN की जरूरत क्यों पड़ी, प्रॉब्लम्स क्या थी ट्रेडिशनली हमें, तो वो सारी चीजों को डिस्कस किया। तो इफ एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, देन गो अहेड, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, पूछ सकते हो क्वेश्चंस, एंड इफ देयर आर नो क्वेश्चंस, देन लेट्स मीट टुमारो देन। सर आज के लेक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को एक चीज पता करनी थी कि इसमें हम कल जो लेक्चर करेंगे उसमें लैब भी करेंगे क्या? अगर लैब करेंगे तो उसके हमें लैब का एक्सेस कब तक मिलेगा? 100% लैब के बिना तो SD-WAN ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती ना सर। वो तो मैं बता चुका हूँ आपको कौन कौन से लैब्स परफॉर्म करने वाले हैं, बट लैब्स परफॉर्म करने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि पूरा मुझे आपको आर्किटेक्चर समझाना है। आर्किटेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपकी लैब्स स्टार्ट होंगी, जहां पे हमारा कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट आता है, दैट इज मॉड्यूल नंबर 2। यहां से स्टार्ट होंगी आपके लैब्स। तो पहले हम मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करेंगे, तो ये मान के चलिए आप कल कोई लैब नहीं होगी। इनफैक्ट नेक्स्ट सैटरडे को भी थ्योरी ही होने वाली है। आई नो हाउ मच पोर्शन ऑफ द थ्योरी आई नीड टू कवर। उसके बाद संडे को लैब स्टार्ट हो जाएंगी आपको। तो जो नेक्स्ट संडे आने वाला है ना, तब आप उस दिन आपके पास लैब एक्सेस होना चाहिए। वैसे मैं आपको आई विल नॉट आस्क यू टू वेट अंटिल नेक्स्ट संडे, यू कैन डू वन थिंग। वैसे आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। आइडियली यू वुड गेट एन ईमेल फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट यू हैव गॉट द लैब एक्सेस। इफ नॉट, देन प्लीज ड्रॉप एन ईमेल टू द मैनेजमेंट, टू योर अकाउंट मैनेजर, to provide you the lab access. There will be some slots available. They will give you some slots that, okay, these are the slots which are available, and you need to opt one of the slot, and then you will be given access during that slot only. ये लैब मैं घर मेरे लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ क्या, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? उसमें आप हेल्प करेंगे क्या? If you have got 64 GB of memory and around 32 CPU cores, 1 TB of storage, then probably yes, you can think of creating this lab on your laptop.
ओके। एंड सिस्को ऑथराइज बुक है वो अवेलेबल कराएंगे क्या आप, जो वो एस्टिमेट? पोर्टल पे मैं दिखा चुका हूँ आपको। अच्छा, वो डाउनलोड कर सकते हैं क्या? दैट आई एम नॉट श्योर सर। You can check that. Probably, yes, you would be able to download that. एक क्वेश्चन सर, जी 32 बोलिए ना। कोर ही चाहिए सीपीयू का या 12 कोर में भी कुछ हो सकता है थोड़ा नहीं हो बहुत? सकता सर, जल जाएगा लैपटॉप। डोंट डू दैट। एक अकेले वी मैनेज के लिए ना एक कंट्रोलर है यहाँ पे, एक अकेला वी मैनेज, तो उसको रन होने के लिए कम से कम 8 सीपीयू कोर चाहिए होते हैं, मिनिमम 8 है ना। और उसको 16 GB मिनिमम मेमोरी चाहिए, मिनिमम उस अकेले कंपोनेंट को। वैसे तो 32 GB चाहिए होती है, बट 16 GB में रन हो जाएगा, और 8 सीपीयू कोर के साथ। बट अगर आपके पास उतना रिसोर्स नहीं, वो एक कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा और भी डिवाइसेस रहेंगे ना, 10 12 15 डिवाइसेस और भी रहेंगे। तो अगर आपके पास मान लीजिए आप 12 सीपीयू कोर, और आपके पास लेट से 32 GB रैम के साथ भी आप उसको रन कराओगे, तो हाईली पॉसिबल कि आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके ओके। इट विल कंप्लीटली बर्न आउट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो चाहिए ना सर। जो आपका विंडोज 10 या 11 जो भी प्री इंस्टॉल्ड होगा लैपटॉप में, उसको भी तो चाहिए रिसोर्सेज। सर कोई लैपटॉप बताना जिसकी 32 कोर्स हो। ये सर्वर बोलता हूँ लोगों को, गो फॉर दी सर्वर। एक्चुअली मैंने आज ही ऑर्डर किया है इस चक्कर में, क्योंकि कल 64 GB रैम पर 12 कोर हाईएस्ट आ रहा था। 16 मुझे मिला ही नहीं, 16 तक भी, नहीं 16 सर, नहीं मैक्सिमम चल पाएगा उसमें। आप इन हाउस लैब नहीं बना पाएंगे, बस ओके ओके। इतना रहेगा। बाकी चीजों में यूज कर सकते हो आप उसको, जैसे नॉर्मल राउटिंग स्विचिंग में भी आप लैब बनाना चाहते हो, FortiGate फायरवॉल के लिए या फिर ASA फायरवॉल के लिए, उसमें काम कर देगा वो, बट SD-WAN में नहीं। ठीक है सर, तो ऑनलाइन लैब ही चाहिए। ओके, हाँ, थैंक यू। वही चाहिएगा आपको। Let's get started with Cisco secure SD-WAN solution. I have already discussed with you like which all topics we are going to cover. तो वो मुझे दोबारा agenda of the session, I don't really have to you know explain it to you again. But still, if anybody has got any questions, concerns around the agenda, especially the architecture, please let me know. So this is the architecture, like section 1, where we're gonna have a discussion around all these components participating in Cisco SD-WAN. उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स करके देन वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज लैब्स। ये लिस्ट भी आपके कंटेंट में दी हुई है। तो टोटल 51 लैब्स हैं दैट वी विल बी परफॉर्मिंग। इनफैक्ट वी विल बी परफॉर्मिंग मोर देन 51 लैब्स। दिस इज द लैब एनवायरनमेंट। और उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं SD-WAN solution। देखिए पहले ट्रेडिशनली वी यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन रिमोट साइट्स। ईच वन ऑफ यू वुड एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट वी यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। अब हर एक जगह पे नहीं, बट मोस्टली ऐसा कुछ रहता था। तो इसमें अगर आप देखोगे, यू हैव गॉट 2 remote sites. The primary connection is your maybe MPLS, and the secondary is like internet. And over internet, ideally, you would create a IPsec tunnel between remote sites. And that's how these two systems will be able to talk to each other. These two systems are located at 2 different locations. तो आप देख सकते हो दोनों राउटर्स का अपना कंट्रोल प्लेन है, अपना मैनेजमेंट प्लेन है, और अपना ही डेडिकेटेड डेटा प्लेन है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू हैव बिफोर। बट अब क्या होगा, ये थोड़ा चेंज होगा। प्लस अभी क्या है, यूजर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अब रिक्वायरमेंट्स हैव गॉट चेंज्ड अ लॉट। तो अगर यूजर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, स्पेशली जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप देख सकते हो देयर आर मोर यूजर रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लाउड में मूव हो रहे हैं, दैट्स वन थिंग। सेकंड, आपके SaaS बेस्ड एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का भी कॉन्सेप्ट है कि यू आर बिल्डिंग अप योर स्मॉल डेटा सेंटर्स इन क्लाउड, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस बोलते हैं। और अब ब्रांचेस में यूजर्स को डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस भी चाहिए, जैसे कि गेस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले गेस्ट को इंटरनेट एक्सेस उतना कोई इट वाज नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट, राइट। तो पहले कुछ ऐसा ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि ब्रांचेस में गेस्ट को एक्सेस देना है, बट अभी तो देना होता है। और गेस्ट को DC में लेकर के नहीं जाएंगे आप, ठीक है। तो ब्रांचेस नीड्स टू हैव द डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस आज के टाइम में, ठीक है। और एक्सेस एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया अब तो, कि आप चाहे ऑफिस में हैं, ऑफिस के बाहर हैं, बट कैब चाहे वो आप उसके लिए रिमोट एक्सेस VPN यूज करें। नाउ इफ यू लुक एट मोर इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हो जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज गोइंग टू बी सेम एज बिफोर। आपके पास पहले भी इंटरनेट था, अभी भी रहेगा। ट्रांसपोर्ट में आप इंटरनेट को यूज करोगे, मोस्टली हम इंटरनेट ही यूज करने वाले हैं, बट अलोंग विद दैट
यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज 4G LTE। MPLS भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, बट मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें वेयर आई एक्सप्लेन्ड कि MPLS को slowly slowly customers are replacing MPLS connection with the internet। क्यों, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। आपके पास डेटा सेंटर अभी भी है, पहले सिर्फ डेटा सेंटर ही हुआ करता था, बट अभी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी डेटा सेंटर के साथ साथ आपके पास SaaS बेस्ड एप्लीकेशंस भी हैं, मल्टी क्लाउड भी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, वैसे ये दोनों ऑलमोस्ट सेम से ही है। भाई मल्टी क्लाउड का मीनिंग क्या रहेगा कि आपका जो इंफ्रा है वो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के यहाँ पे होस्टेड है। जैसे कुछ इंफ्रा हो सकता है AWS में होस्टेड हो आपका, कुछ इंफ्रा हो सकता है आपका Azure में होस्टेड हो, और कुछ हो सकता है कि आपका GCP में होस्टेड, तो वहां पे मल्टी क्लाउड का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वो सारी चीजें हैं। अब इतनी सारी रिक्वायरमेंट रहेगी तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल वैन है दैट विल नॉट बी एबल टू एकोमोडेट ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स। प्लस ट्रेडिशनल वैन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये भी थी, कौन सी, जो मैंने आपको कल भी बताया था। एक तो सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, ब्रांच लेवल पे कोई सिक्योरिटी हुआ नहीं करती थी। लिमिटेड ऐप अवेयरनेस बताया मैंने आप लोगों को, ऐप अवेयरनेस लिमिटेड क्या थी ही नहीं। देन नो क्लाउड ऐप रेडीनेस, कॉस्ट ज्यादा थी, ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स थे। आपको बताया एक छोटा सा चेंज करना था NTP सर्वर का IP या फिर syslog सर्वर का IP, तो हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, वो मैंने चीजें आपसे डिस्कस की हुई। इनसफिशियंट बैंडविड्थ, क्योंकि MPLS कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा नहीं सकते ना कि मेरे को 1 Gbps का चाहिए MPLS। इंटरनेट आप ले सकते हो बिकॉज इंटरनेट बैंडविड्थ इज चीपर देन MPLS। अच्छा, मैं ऐसी भी कंट्रीज को जानता हूँ जहाँ पे उल्टा है, रिवर्स है, कि MPLS इज सो चीपर एज कम्पेयर टू इंटरनेट, इंटरनेट इज सो एक्सपेंसिव। ऐसा भी होता है कई कुछ कंट्रीज में, ऐसा है, कुछ लिमिटेड कंट्रीज हैं, एक दो चार ऐसे मिलेंगी जो आइसोलेटेड होते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी कंट्री है जो मेनली आपका आइसोलेटेड जगह पे है, और वहां पे कोई मान लीजिए अंडर सी कोई फाइबर नहीं है, और यू आर नाउ डिपेंडिंग अपॉन सैटेलाइट टाइप ऑफ इंटरनेट, तो फिर वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। वहाँ MPLS आपको चीपर मिलेगा और इंटरनेट आपको एक्सपेंसिव मिलेगा, राइट। तो ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज, मैंने बताया आपको SDN के अंदर आप एप्लीकेशन लेयर, कंट्रोल लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, ये सब आप सेपरेटली डिसाइड करते हो, मैनेज करते हो। तो अब फाइनली से इसको SD-WAN की बात की थी मैंने, तो कल जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लास्ट फाइनली वो ये था कि सिस्को SD-WAN के अंदर एक तो इसका ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ब्रेन में ना इसके कंट्रोल कंपोनेंट्स आते हैं, ये देखिए इसके क्या है, सिस्को SD-WAN में इसके कंट्रोल कंपोनेंट्स आएंगे। ये सभी कंट्रोल कंपोनेंट्स माने जाते हैं, जैसे vManage, vSmart, vBond। फिर ये भी बताया था कि ये V से क्यों स्टार्ट हो रहा है, vAnalytics भी है, ये V से क्यों स्टार्ट होता है यहाँ पे। जैसे vManage इज स्टार्टिंग विद V, vSmart इज स्टार्टिंग विद V, vBond इज स्टार्टिंग विद V। क्यों? बिकॉज अर्लियर इट वॉज ए Viptela SD-WAN, तो Viptela ने ही इसको डेवलप किया इस टेक्नोलॉजी को। अभी क्या है, Viptela SD-WAN इज नाउ पार्ट ऑफ Cisco, इट्स नॉन एज Cisco SD-WAN। आज अगर आप बात करोगे तो Viptela SD-WAN इज नाउ Cisco SD-WAN। That's the reason that every component is starting with V। बट अभी Cisco ने इनको रीनेम भी कर दिया, कल बताया था ना मैंने आपको, vManage को क्या कर दिया अभी इन्होंने, SD-WAN मैनेजर, इसको अभी ये लोग SD-WAN मैनेजर बोलते हैं। तो vManage इज नाउ मैनेजर, vSmart इज नाउ कंट्रोलर, SD-WAN कंट्रोलर बोलते हैं, और vBond इज नाउ वैलिडेटर। तो Cisco ने अभी इसको रीनेम भी कर दिया। बट अगर आप मान लीजिए 20.12 से पहले वाला यूज कर रहे हैं, 20.12 या उससे पहले वाला, तो फिर वही पुराने वाले टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, लाइक vManage, vSmart एंड vBond। तो जो एकदम रिसेंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्ट रिसेंट वाले, उनमें आपको ये vManage की जगह SD-WAN मैनेजर, vSmart की जगह पे SD-WAN कंट्रोलर, और vBond की जगह पे वैलिडेटर देखने को मिलेगा। दैट्स इट। तो ये रीनेम भी हुआ है, और ये सारे आपके कंट्रोल कंपोनेंट्स हैं, vBond, vManage, vSmart, vAnalytics। ट्रांसपोर्ट वही है Cisco SD-WAN में, आप MPLS यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, आप 4G यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कई जगहों पे आप फंसेंगे, जैसे जैसे मेराकी SD-WAN की अगर मैं बात करूं तो वो खाली MPLS पे काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, उसको इंटरनेट चाहिए। मेराकी SD-WAN को चाहिए, बट Cisco SD-WAN में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो MPLS के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, इंटरनेट, MPLS, 4G LTE, इन सब के साथ आप यूज कर सकते हो। प्लस मैंने बताया था आप लोगों को कि ये क्या करेगा, जो रिमोट साइट्स राउटर्स रहेंगे ना, जैसे आपके ब्रांचेस है, ब्रांच राउटर्स, कोई कैंपस साइट्स हैं वहां के राउटर्स, डेटा सेंटर में भी आप SD-WAN राउटर्स इंस्टॉल करेंगे, क्लाउड में भी कर सकते हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है आपका क्लाउड में,
AWS Azure, तो वहां पे भी आप एक वर्चुअल वैनेज राउटर्स आप होस्ट कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये सभी राउटर्स आपस में ना IPsec टनल बनाएंगे, इसको सिक्योर कनेक्शन बोलते हैं, जिसको सिक्योर डेटा प्लेन कनेक्शन बोलेंगे, राइट। ये IPsec टनल बनती है बिटवीन वैनेज राउटर्स। और ट्रांसपोर्ट के लिए अंडरले तो चाहिए ना आपको। अब अंडरले हो सकता है इंटरनेट हो सकता है वो MPLS हो, कैन बी एनीथिंग, 4G LTE भी हो सकता है। बट आफ्टर ऑल these vanage routers will establish a secure IPsec tunnel। और ये जो secure IPsec tunnel है ना, you don't make any configuration for that। मतलब सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अब जब आप लोग लैब्स स्टार्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो यू विल गेट टू नो कि यू आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग एनीथिंग टू एस्टेब्लिश एन IPsec टनल। यू डोंट मेक एनी कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग प्री शेड की। आप प्री शेड की तक भी डिफाइन नहीं करते हो, सब ऑटोमेटिक होगा, सॉफ्टवेयर करेगा। और ये IPsec टनल ऑटोमेटिकली आ पाएगी यूजिंग ईच अवेलेबल ट्रांसपोर्ट, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट होगा उसको यूज करके, और ये ऑटोमेटिकली आ पाएगी। यू डोंट डू एनीथिंग मैनुअली। और फिर जो लेन यूजर्स होंगे, जैसे ब्रांच यूजर्स हैं, और ये कोई रिसोर्स एक्सेस करते हैं डीसी में मान लीजिए कोई ऐप होस्टेड है, तो उसका एक्सेस मिलेगा रिमोट यूजर को, ब्रांच यूजर को, कैंपस यूजर को। या क्लाउड में कोई एप्लीकेशन आपकी होस्टेड है, तो उस ऐप का एक्सेस मिलेगा आपके ब्रांच यूजर को, कैंपस यूजर को, या कोलो यूजर को, राइट। तो यहां से आप ये सभी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे थ्रू ए सिक्योर IPsec टनल। और ये IPsec टनल बिटवीन राउटर्स ऑटोमेटिकली आ पाएगी। यू डोंट मेक एनी कॉन्फ़िगरेशन। याद होगा पहले हम जब साइट टू साइट टनल कॉन्फ़िगर करते थे ना, IPsec टनल बिटवीन राउटर्स या बिटवीन फायरवॉल्स, तो फेज 1 फेज 2 है ना, वो सब कॉन्फ़िगरेशन करते थे। फिर उसके बाद IKE वर्जन 2 आ गया, तो उसको आपने कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। एंड इट वाज ए लेंथी कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक भी स्टेप मिस किया या मिसमैच हुआ तो टनल अप नहीं आती थी, एंड इट वाज वेरी हार्ड, या इट इज वेरी हार्ड टू ट्रबल शूट द IPsec टनल कनेक्टिविटी। अगर वो डाउन रहती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। अब सिस्को SD-WAN में ये सब एलिमिनेट कर दिया। फर्स्ट, ऑल दिस टनल्स विल कम अप ऑटोमेटिकली ये टनल बनेगी। जैसे अगर आपको याद हो ना, DMVPN, डायनामिक VPN, काफी लोगों ने काम किया होगा उस पर या सुना होगा। DMVPN क्यों यूज करते थे सिस्को राउटर्स पे हम? because of you had internet connectivity between branches, and now you wanted to establish an IPsec tunnel, right। और उसके ऊपर आपको राउटिंग भी करानी थी, तो आप DMVPN यूज करेंगे। बट एटलीस्ट उसमें भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है ना। हब लोकेशन पे वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होती थी, यहाँ पे वन टाइम। ब्रांचेस में तो हर एक ब्रांच को कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा, बट हाँ, एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच पे जाने के लिए आप ऑटोमेट कर सकते थे उसमें, राइट। बट एटलीस्ट ब्रांचेस को हब के पास जाने के लिए आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। तो प्रीशेड की वगैरह वगैरह वो सब आप डिफाइन करते थे मैनुअली। यू डिड एवरीथिंग मैनुअली इन दैट केस, राइट, इन केस ऑफ द DMVPN। अब यही काम SD-WAN में ऑटोमेटिकली होगा बिटवीन द ब्रांचेस। या IPsec टनल्स विल कम अप ऑटोमेटिकली। जो प्रीशेड की रहेगी, दैट विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, दैट वुड गेट शेयर्ड ऑटोमेटिकली। If IPsec tunnel is not coming up between the routers in SD-WAN, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये IPsec tunnel अब नहीं आ रही है, तो there is one thing for sure, एक, कि कोई पैरामीटर मिसमैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी इशू। मे बी यू हैव गॉट सम फायरवॉल इन बिटवीन। कई बार ऐसा होगा ना कि यहाँ पे फायरवॉल हो सकती है बीच में दोनों के, तो हो सकता है कि जो रिक्वायर्ड पोर्ट नंबर्स हैं वो फायरवॉल पे अलाउड नहीं है। So if there is a firewall or there is an ACL, you are blocking some traffic at some place, right? तो हो सकता है you have to allow that, or you may require to perform troubleshooting. But अगर कुछ बीच में नहीं है ना, तो trust me, this IPsec tunnel will come up automatically as long as you have underlay connectivity। ध्यान रखना, underlay connectivity का होना mandatory है। If you have got problem with underlay connectivity, then it is a problem again। तो underlay connectivity, अब underlay क्या होता है, overlay, ये दो टर्मिनोलॉजी मैं काफी यूज करने वाला हूँ सिस्को SD-WAN में। एक underlay टर्मिनोलॉजी होती है और एक होता है overlay, राइट। ये समझना जरूरी है। It is important for everyone to understand these two terminologies, underlay and overlay। I know that most of you are already familiar with these two terminologies, underlay and overlay, but जो familiar नहीं है उनके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे description दूंगा कि what is the meaning of underlay and what is the meaning of overlay। जैसे ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ब्रांच 1 है, ठीक है, और एक आपके पास ब्रांच 2 है, करेक्ट। और दोनों के पास लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे भी लेन है और यहाँ पे भी इसका अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। दोनों पे आपने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, या ISP के कोई, तो दोनों साइड में आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया। अब आप चाहते हो कि दोनों जो लेन यूजर्स हैं, दोनों साइट्स पे, दोनों ब्रांचेस के जो लेन यूजर्स हैं,
Lane users of both branches, branch 1 and branch 2, should be able to talk to each other. This is what you are looking for. आप चाहते हैं कि branch 1 के users branch 2 के users से lane users से बात करें. तो lane to lane communication मतलब mandatory is required. तो आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे या तो IPsec टनल बनाते थे या फिर कई बार आप GRE टनल बनाते थे. याद होगा आपको, या तो IPsec या GRE. तो उस केस में ना, ये जो इंटरनेट कनेक्शन है, मान लीजिए 0/0 पे आपने टर्मिनेट कराया, तो आपको याद होगा ये इंटरनेट कनेक्शन है, इसको बोलेंगे आप अंडरले. ये जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, इसको आप बोलेंगे अंडरले या ट्रांसपोर्ट बोलेंगे. आप इसको ट्रांसपोर्ट बोलिए या अंडरले बोलिए, इट्स द सेम थिंग. तो अंडरले रहेगा. उसके ऊपर फिर आप क्या बनाते थे यहाँ पे, या तो IPsec टनल बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, GRE टनल. कुछ तो एक बनाएंगे ना आप, या तो GRE टनल बनाएंगे आप या फिर क्या बनाएंगे, IPsec. तो ये जो GRE या IPsec टनल बनाया ना आपने, इसको बोलेंगे आप ओवरले टनल. क्या बोलेंगे, ओवरले टनल. तो जो ये लेन यूजर्स का ट्रैफिक है वो ओवरले टनल से ही जाएगा ना, वो टनल से होते हुए ही तो एक्सचेंज होगा दोनों ब्रांचेस के बीच में. समझ आया सर कि नहीं आया, ये अंडरले और ओवरले? बोलिए आप लोग, ईच वन ऑफ यू, क्लैरिटी मिली अंडरले और ओवरले के साथ में? और ये सभी लोगों ने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने पहले सुनी होंगी ये दोनों टर्मिनोलॉजीज. दिस इज नॉट, आई मीन देयर इज नथिंग न्यू, ये पुराने वाला ही है. तो अंडरले आपका हमेशा ट्रांसपोर्ट होता है, एंड ओवरले में आपका जैसे GRE हो गया, IPsec हो गया, DMVPN हो गया, या उसके अलावा आपका ओवरले में आपका ये सब आ जाता है, MPLS एंड ऑल. तो ये सब आपके ओवरले टेक्नोलॉजी है. जैसे आजकल नया कॉन्सेप्ट आया VXLAN ओवरले में, एक नया टोटली न्यू टेक्नोलॉजी है VXLAN. अभी से नहीं है, काफी टाइम हो गया, बट VXLAN इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ ए टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स फॉर ओवरले कनेक्शंस. तो अंडरले और ओवरले, अंडरले का मीनिंग ट्रांसपोर्ट से रहेगा और ओवरले का मीनिंग जो ये टनल्स बनती हैं बिटवीन रिमोट साइट्स, वो ओवरले में कंसीडर होंगी. ध्यान रखना, ओवरले इज हैविंग कंप्लीट डिपेंडेंसी ओवर अंडरले. इफ देयर इज ए प्रॉब्लम एट अंडरले, अगर अंडरले में ही प्रॉब्लम है तो फिर फॉरगेट अबाउट द ओवरले. अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपका अंडरले डाउन हो गया या ट्रांसपोर्ट डाउन हो गया, मतलब ये इंटरनेट डाउन है, तो क्या ये IPsec टनल या GRE टनल बिटवीन रिमोट साइट्स काम करेगी? नहीं. जैसे ट्रेन होती है हमारी, ट्रेन के लिए ट्रैक्स होते हैं उसके. अब अगर ट्रैक क्या है, अंडरले ट्रांसपोर्ट, तो अगर ट्रैक ही काम का नहीं है, ट्रैक ही ब्रोकन है, तो क्या ट्रेन चल पाएगी? ऑब्वियसली नो. या ऐसे मानिए आपको जाना था पुणे से दिल्ली, ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या आपका, फ्लाइट. अब फ्लाइट इज नॉट वर्किंग, लेट्स से एयरक्राफ्ट इज नॉट वर्किंग, एयरक्राफ्ट इज नॉट अवेलेबल, तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं. तो आपके ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल होना जरूरी है. मतलब अंडरले इज मैंडेटरी. If underlay is available, then only overlay will work. तो ये चीज आप ध्यान रखें. Underlay is a mandatory component. Like overlay is completely dependent over underlay. Hello, sir. जी. Am I audible? Yes, you are. Just I have one question. So MPLS is what, underlay or overlay, sir? Underlay, obviously. It should In be this underlay, case, yeah, in this case, it is underlay because it is giving you connectivity between your remote sites. So for you, it is a transport. MPLS is Right. working as a transport, right? So it is underlay for you. And also 4G is also underlay, right, sir? Yeah, absolutely. These all are transports, right? Okay. So these all are Thank you, your underlay technologies. Yes. Overlay क्या होगा इसके ऊपर, जो आपने IPsec टनल बनाया ना, ये between DC and campus, you over the MPLS or maybe over the internet, तो यहाँ पे ये IPsec टनल बना है, तो इसको आप overlay बोलेंगे. These are the overlay tunnels, and these overlay tunnels will come up automatically. These IPsec tunnels will come up automatically. Okay, आगे चलते हैं. अच्छा, इसमें ये भी देखिए, SD-WAN represents the shift from an older hardware based model of legacy WAN to secure इसलिए कि IPsec टनल बनता है सॉफ्टवेयर बेस्ड, की सॉफ्टवेयर ही करता है मैक्सिमम चीजें. ये वर्चुअल IP फैब्रिक है, ये एक वर्चुअल फैब्रिक बनता है ना बिटवीन रिमोट साइट्स. ऐसे लगता है सभी साइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक फैब्रिक बनता है, मतलब एक वर्चुअल नेटवर्क बनता है यहाँ पे, जो कि ओवरले बोलते हैं जिसको हम, दैट रन्स ओवर दी स्टैंडर्ड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. मतलब आपको ट्रांसपोर्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आपके स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं लाइक MPLS, इंटरनेट, 4G LTE, उसी को यूज करके ये ओवरले रन होगा. ये वर्चुअल फैब्रिक जो नेटवर्क है आपका, ये वर्चुअल नेटवर्क वो रन होगा. अब Cisco SD-WAN में जो फीचर्स हैं इसके, वो आप देख सकते हो कि एक तो आपके जो राउटर्स हैं यहाँ पे, वो फिजिकल और वर्चुअल दोनों होते हैं. That's one thing. You have got like physical routers as well as you have got virtual routers. तो physical routers तो आप physical branch में, जिसको हम on-prem बोलते हैं ना, on-prem, वहां पे लगाने वाले हैं. वर्चुअल राउटर्स आर रियली एप्लीकेबल फॉर क्लाउड. जब आप क्लाउड में अपने राउटर्स को होस्ट करोगे तो वर्चुअली लगाएंगे ना. अब ऐसा तो होगा नहीं कि AWS में आप अपने सर्विसेज को होस्ट करना है तो वहां पे आप फिजिकल राउटर लेकर के जाएंगे. दैट्स नॉट गोना बी पॉसिबल.
तो आप वर्चुअल राउटर लगाते हैं क्लाउड में। वैसे ऑन प्रेम में भी वर्चुअल आप लगा सकते हैं, जैसे ऑन टॉप ऑफ ESXi या फिर KVM के ऊपर आप होस्ट कर सकते हो, बट आइडियली ऑन प्रेम में हम फिजिकल राउटर ही यूज करते हैं और वर्चुअल क्लाउड में। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब जैसे आपके कंट्रोल कंपोनेंट्स हो गए, यहाँ पे बताया था ना पीछे, जैसे वी मैनेज हो गया, वी स्मार्ट हो गया या वी बॉन्ड हो गया। तो ये जो आपके कंट्रोल कंपोनेंट्स हैं उनको आप ऑन प्रेम भी रख सकते हैं और क्लाउड में भी रख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट रिकमेंडेड जो है कंट्रोलर्स के लिए वो क्लाउड होता है, यू शुड डिप्लॉय योर कंट्रोलर्स इन क्लाउड। और क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस लैब में जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट करेंगे कंट्रोलर्स के लिए, क्या क्लाउड वाली नहीं करेंगे, सिर्फ ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट होगी। प्लस जीरो टच प्रोविजनिंग सपोर्ट करेगा। जीरो टच प्रोविजनिंग का मीनिंग ये है, यहाँ पे जीरो टच प्रोविजनिंग में क्या होता है कि आपने फील्ड इंजीनियर को बोला कि राउटर को ना रैक इन स्टैक कीजिए। एक राउटर है, राउटर को शिप कीजिए आप एक लोकेशन पे, एक ब्रांच में। तो फर्स्ट यू विल बी शिपिंग योर राउटर एट द ब्रांच, और वहां पे वो रैक इन स्टैक परफॉर्म करेगा। जो भी फील्ड इंजीनियर होगा, रैक इन स्टैकिंग होगी, केबलिंग होगी, एंड दैट्स इट। फील्ड इंजीनियर का सिर्फ यही काम है, बाकी कुछ नहीं करना। फील्ड इंजीनियर को कोई कंसोल एक्सेस नहीं चाहिए, यू डोंट रिक्वायर एनी कंसोल एक्सेस ऑफ एनी राउटर। बस वो केबलिंग और इंटरनेट, हाँ उसको चाहिए, और वो भी यू नो डेडिकेटेड पोर्ट्स आते हैं आपके राउटर पे which are pre-configured to obtain an IP address from the DHCP server. So DHCP services होनी चाहिए आपके नेटवर्क में. So if your router can obtain an IP address from DHCP, then you don't have to do anything on your router मैनुअली आपको टच करने की जरूरत नहीं है. आप बस केबलिंग कीजिए, पावर ऑन कीजिए, रैक इन स्टैक करा दीजिए फील्ड इंजीनियर से, एंड दैट इज इट. एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ जीरो टच provisioning. You don't require to take the console access of your routers at all the configuration will be pushed by the control components automatically. Your router will talk to your control components automatically. अब काम कैसे करता है, that is a separate story, but that's the meaning of zero touch provisioning या zero touch deployment. कि आपने कोई कंसोल एक्सेस नहीं लेना डिवाइस का, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे आप, ना कोई प्री स्टेजिंग होगी, देयर इज नो नीड फॉर प्री स्टेजिंग, और ना ही आपको फील्ड इंजीनियर को बोलना होगा कि कंसोल ले लीजिए, एक बेस कॉन्फ़िगरेशन या जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो लोड कर दीजिए इस पे. नथिंग इज रिक्वायर्ड नाउ. बस आप फील्ड इंजीनियर से क्या कराएंगे, रैक एंड स्टैक, केबलिंग और पावर ऑन करा दीजिए, दैट्स इट. हाँ, बट इस केस में जब आप ये जीरो टच प्रोविजनिंग की बात करते हैं तो डीएचसीपी सर्विसेज का होना जरूरी है, सो दैट योर राउटर कैन ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस फ्रॉम DHCP. अगर DHCP सर्विसेज नहीं है तो फिर ये आपका जो जीरो टच प्रोविजनिंग है दैट विल नॉट वर्क. प्लस काम कैसे करता है वो आगे आएगा, डोंट वरी. अभी तो मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ सिस्को SD-WAN में क्या क्या होता है. फिर यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड डेटा प्लेन आप देख सकते हो. मैंने बताया डिफरेंट कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हैं. जैसे वी मैनेज था तो मैनेजमेंट के लिए आप वी मैनेज यूज करते हो जो कि एक सेपरेट कंपोनेंट है, और कंट्रोल प्लेन के लिए आप वी स्मार्ट यूज करते हो. वी स्मार्ट इज बेसिकली कंट्रोल प्लेन, और डेटा प्लेन के लिए आप मैनेज राउटर्स यूज कर ही रहे हैं, राउटर्स यूज कर रहे हैं डेटा प्लेन कनेक्टिविटी के लिए. तो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड डेटा फॉर स्केलिंग. अच्छा, इसका एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आपका मैनेजमेंट प्लेन डाउन होता है तो देयर विल नॉट बी एनी इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल एंड डेटा प्लेन. अगर आपका कंट्रोल प्लेन डाउन होता है तो देयर विल नॉट बी अगेन इम्पैक्ट ऑन डेटा प्लेन. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मतलब ऐसा ही होता है कि अगर आपका कंट्रोल प्लेन डाउन होता है तो देयर विल नॉट बी एनी इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा प्लेन कनेक्टिविटी. हाँ, कुछ नया कुछ आप करना चाहोगे, कोई नई साइट ऑन बोर्ड करनी है, राउटर को रिबूट कर दिया तो फंस जाओगे आप, बट जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं डेटा प्लेन में दैट वुड कीप वर्किंग. अभी मैं बताऊंगा आगे आगे आप समझोगे कि कैसे हो पाता है ये इसको SD-WAN के अंदर. तो आइडियली अगर आप देखोगे तो जैसे आप वेलो क्लाउड की बात कीजिए, राइट. वेलो क्लाउड में क्या होता है कि एक सिंगल कंपोनेंट होता है, कंट्रोलर होता है, that works as everything. Like that single component works as a control plane, that single component works as a management plane, that single component also works as a orchestration, right? as a like vBond. Like यहाँ पे सिस्को में आपने देखा vBond है, vManage है, vSmart है. vManage is for management, vSmart is for control plane, and vBond is for orchestration. जबकि वेलो क्लाउड में एक सिंगल कंपोनेंट ये काम करता है. ऐसे ही आप अगर सिल्वर पीक की बात करेंगे तो उसमें भी वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है. अब इनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो सिंगल कंपोनेंट डाउन हुआ तो यू लूज एवरीथिंग. यू लूज मैनेजमेंट, यू लूज योर कंट्रोल प्लेन, ऑल्सो यू लूज ऑर्केस्ट्रेशन. तो यू लूज एवरीथिंग एट सेम टाइम. हाँ, डेटा प्लेन उनका भी अलग है क्योंकि वो राउटर्स पे ही होता है,
तो राउटर्स तो अलग ही रहेंगे ना विलो क्लाउड और सिल्वर पीक में। वो तो आप ऑन प्रेम लगाएंगे या फिर क्लाउड में होस्ट करेंगे कहीं पे, मतलब राउटर्स तो एक सेपरेट एंटिटी रहेगी उधर भी, बट बाकी वो उनका ऑल इन वन रहता है। चाहे आप जुनिपर की बात कर लीजिए, जुनिपर में भी ऑल इन वन ही रहेगा, लाइक देयर विल बी अ सिंगल component that would work as a management, that would work for the control plane, and also same component would work for the orchestration. बट सिस्को में इसको सेग्रीगेट किया, सेपरेशन किया। उसका सेपरेशन का बेनिफिट यही होता है कि अगर एक कंपोनेंट डाउन हुआ तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आपका दूसरी जगहों पे नहीं। सिस्को SD-WAN के अंदर आप टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं, और वो पॉइंट एंड क्लिक का केस है, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक। वैसे जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है सिस्को SD-WAN का, वो आपका फुल मैश का होता है। तो बाय डिफॉल्ट सिस्को SD-WAN विल बिल्ड ए फुल मैश टोपोलॉजी। दैट्स द डिफॉल्ट बिहेवियर, सभी ब्रांचेस आपस में बात कर सकती हैं। दैट्स द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ सिस्को SD-WAN। बट अगर आपको चेंज करना है ना, यू कैन चेंज इट at any point of time. You can change your topology in Cisco SD-WAN at any point of time. मतलब point and click का ही गेम है, सीरियसली। आपको बस जाना है, GUI में दिखेगा कि अच्छा आपको क्या बनाना है, हब एंड स्पोक, सेलेक्ट कीजिए हब एंड स्पोक, एंड दैट्स इट, यू आर डन। तो पॉइंट एंड क्लिक से आप अपनी टोपोलॉजी चूज कर सकते हैं। तो इट्स सो इजी इन सिस्को SD-WAN टू डिफाइन, बट जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो फुल मैश का ही रहेगा। फुल मैश का मीनिंग समझ रहे हैं ना, कि जितने भी ब्रांचेस हैं आपकी, जितनी भी साइट्स हैं इंक्लूडिंग डेटा सेंटर, all will talk to each other directly, मतलब all will have an IPsec tunnel with each other। सभी आपस में एक full mesh IPsec tunnel बनाएंगे। तो that's the meaning of a full mesh। बाकी आप उसको चेंज कर सकते हैं, और it's so easy। प्लस फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी विद एनी WAN टेक्नोलॉजी। तो आपका मन करे तो आप इंटरनेट यूज कीजिए, आपका मन करे तो आप MPLS यूज कीजिए, आपका मन करे 4G LTE, जो भी आपको सस्ता लगे आप वो यूज कर सकते हो। बट SD-WAN की कोई डिपेंडेंसी नहीं है WAN टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि नहीं SD-WAN, सिस्को SD-WAN वुड वर्क विद MPLS ओनली, और मे बी इट वुड वर्क विद इंटरनेट ओनली, और मे बी इट वुड वर्क विद 4G LTE ओनली। ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन यूज एनी टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट आपका कुछ भी हो सकता है अभी भी, बट आइडियली इंटरनेट ही होगा, और इंटरनेट में भी ब्रॉडबैंड होगा। क्योंकि इंटरनेट में भी दो केस आते हैं, कि इंटरनेट लीज लाइन मिलती है आपको, और एक होता है ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड कैन वर्क परफेक्टली फाइन विदाउट एनी इश्यूज। उसके अलावा सिक्योर सेगमेंटेशन ये सपोर्ट करता है, और ये दैट वाज प्रीटी यूनिक। अगर आप देखोगे ना, ये सिस्को SD-WAN में ये एक यूनिक सा फीचर था। अभी तो शायद दूसरे वेंडर्स ने भी इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, या उन्होंने इस फीचर को ऐड कर दिया अपने सोल्यूशन में, बट इनिशियली दैट वाज डेवलप्ड बाय विप्टेला ओनली। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है सेगमेंटेशन का, वो ये है कि मान लीजिए आपके नेटवर्क में 3 सेगमेंट्स हैं, 3 डिफरेंट सेगमेंट। जैसे एक हो गया कॉर्पोरेट नेटवर्क, एक हो गया गेस्ट, और एक हो गया आपका लेट्स से PCI कंप्लाइंट। जैसे मान लीजिए आपका बैंक है, तो उसमें PCI कंप्लाइंट एक नेटवर्क हो गया, जो कि एक सेपरेट, एक डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए। तो वो आप यहाँ पे सिस्को SD-WAN के अंदर पहले से ही है। पहले जब ये विप्टेला था तब भी था, और अभी सिस्को में भी एज इट इज इसको कंटिन्यू किया है। किसकी हेल्प से? VRF की हेल्प से। विप्टेला इसको VPN बोलता था, सिस्को में VRF बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर डिफरेंट नेटवर्क्स यू कैन क्रिएट डिफरेंट VRF, और ये एंड टू एंड सेगमेंटेशन सपोर्ट करेगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांचेस और DC हर जगह पे वो सेम VRF बनाइए, या VPN बोल सकते हो आप उसको, सेम VPN बनाइए। तो बाय डिफॉल्ट होता क्या है, अगर हम डिफॉल्ट बिहेवियर की बात करें, राइट, तो एज पर द डिफॉल्ट बिहेवियर, मतलब अगर आप डिफॉल्ट बिहेवियर की बात करेंगे तो डिफॉल्ट में क्या होता है कि ओनली इंट्रा VPN कम्युनिकेशन इज अलाउड। ओनली इंट्रा VPN, मतलब जो सेम VRF के यूजर्स होंगे ना, जो सेम VRF में होंगे नेटवर्क, सिर्फ वही बात कर पाएंगे आपस में। मतलब अगर यूजर कॉर्पोरेट VRF में है, तो जितने भी साइट्स पे कॉर्पोरेट VRF के यूजर्स होंगे, सिर्फ वो आपस में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट डेटा सेंटर के अंदर भी वो सिर्फ वही रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे जो VRF कॉर्प में हो। तो एंड टू एंड सेगमेंटेशन हो गया। प्लस गेस्ट के केस में भी ऐसे ही होगा कि गेस्ट आपस में बात कर सकते हैं, बट गेस्ट का ट्रैफिक दूसरे VRF में नहीं जाएगा। ऐसे PCI कंप्लाइंट रहेगा। इससे बेनिफिट क्या मिलता है आपको, जैसे कॉर्प के लिए आप फुल मैश रख सकते हो, गेस्ट के लिए आप राउट ही एक्सचेंज मत कराओ, क्योंकि गेस्ट तो सिर्फ इंटरनेट एक्सेस के लिए आप यूज करोगे, तो उसमें वैसे आप पॉलिसी बना सकते हो। प्लस PCI में आइडियली हब एंड स्पोक होगा। हब कौन रहेगा? आपका डेटा सेंटर, जहां पे आपकी एप्लीकेशन होस्टेड रहेगी, और स्पोक्स रहेंगे आपके ब्रांचेस। तो आपको सिर्फ हब एंड स्पोक कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये आप अचीव कर सकते हैं इफ यू आर डूइंग, लाइक इफ यू आर यूजिंग VRF। So for different departments, you are using different VRF. You have got like end-to-end segmentation supported here. तो VRF की हेल्प से होता है। तो सिस्को में VRF बोलते हैं, और विप्टेला में उसको VPN बोलते हैं। तो जब मैं बोलूंगा VPN या VRF, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो उसको यूज करते हैं। तो आप अपने नेटवर्क्स को
सेगमेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, प्लस कंप्लीट विजिबिलिटी फ्रॉम सिंगल पेन ऑफ ग्लास, और ये है आपका वी मैनेज। इस वी मैनेज से आपको ये जो सिंबल बना हुआ ना यहाँ पे, ये वी मैनेज को इंडिकेट करता है यहाँ। सो वी मैनेज गिव्स यू सिंगल पेन ऑफ ग्लास। अब इसको सिंगल पेन ऑफ ग्लास क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि यहां से आपके नेटवर्क की आपके पास फुल विजिबिलिटी होती है, कंप्लीट विजिबिलिटी। स्पेशली जो वैनेज राउटर्स हैं उनकी, लेन में आपने स्विच लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, उसकी नहीं, सिर्फ वैनेज राउटर्स की ही विजिबिलिटी मिलेगी, राइट। बट इसको हम कंप्लीट विजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट विजिबिलिटी में आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। मतलब सिंगल पेन ऑफ ग्लास इसीलिए बोला है इसको, डिजाइन से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन एंड देन ट्रबल शूटिंग, वो सब आप, और मॉनिटरिंग, सब कुछ यहीं से कर सकते हो आप। मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं। तो यू कैन परफॉर्म एनी ऑफ दीज टास्क फ्रॉम वी मैनेज। तो इसलिए वी मैनेज को सिंगल पेन ऑफ ग्लास बोला गया है यहाँ पे। तो हम सब कुछ वी मैनेज से ही करने वाले हैं, डोंट वरी। आप देखोगे एज वी मूव फॉरवर्ड, अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन अवे राउटिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। आपके जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन अवे राउटिंग आप करा सकते हो। जैसे मैंने बताया था पहले भी, कल भी बताया था आपको कि यूट्यूब का ट्रैफिक ये सर्किट से लेके जाना है, या फेसबुक का ट्रैफिक दूसरे सर्किट से लेके जाना है, या वॉइस ओवर आईपी का ट्रैफिक एमपीएलएस से लेकर के जाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ट्रैफिक आपको एमपीएलएस से लेकर के जाना है। तो वो सब किस में आता है, एप्लीकेशन अवे राउटिंग में। तो वो है, ठीक है, एप्लीकेशन अवे राउटिंग सपोर्ट करेगा सिस्को एसडीवैन। प्लस यहाँ पे डेटा एंड कंट्रोल प्लेन सिक्योरिटी विद आईपीसेक एंड डीटीएलएस टनल। तो डेटा प्लेन कनेक्टिविटी में आपको बताया था अभी, डेटा प्लेन कनेक्टिविटी राउटर से राउटर का जो कनेक्शन बनेगा वो क्या रहेगा, आईपीसेक टनल। तो सिक्योर कनेक्शन बना ना आपका राउटर से राउटर, जो कि रिमोट साइट्स के बीच में रहेगा। प्लस आपका हर एक राउटर क्या करता है, जो कंट्रोलर्स होंगे ना, है ना, तो कंट्रोलर के साथ भी कनेक्शन बनाएगा। जैसे आपका राउटर है, राउटर का कनेक्शन वी मैनेज के साथ भी होगा, और वी स्मार्ट के साथ भी होगा, और वी बॉन्ड के साथ भी होगा। तो वो कनेक्शन भी क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। किसकी हेल्प से, डीटीएलएस की हेल्प से। तो जो कंट्रोल कनेक्शन रहेगा या मैनेजमेंट कनेक्शन रहेगा, उसको सिक्योर किया जाएगा डीटीएलएस से। और जो डेटा प्लेन का कनेक्शन रहेगा, मतलब राउटर से राउटर जो एक्चुअल यूजर ट्रैफिक एक्सचेंज होगा बिटवीन लेन यूजर्स, बिटवीन रिमोट साइट्स, वो आईपीसेक टनल से होगा। तो उसके लिए आईपीसेक टनल यूज होगी। और जो कंट्रोल कनेक्शंस रहेंगे या मैनेजमेंट कनेक्शन रहेगा, उसको सिक्योर किया जाएगा डीटीएलएस टनल से। वैसे डीटीएलएस के साथ साथ आप टीएलएस भी यूज कर सकते हो। कुछ एक सिनेरियोज ऐसे होंगे जहां पे सिर्फ डीटीएलएस आपके पास ऑप्शन रहेगा। IPsec tunnel will secure your data plane connectivity between routers and this DTLS/TLS, कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। मेजर जो डिफरेंस है TLS और DTLS में वो ये है कि TLS TCP यूज करता है और DTLS आपका UDP यूज करता है, बट दोनों में डिजिटल सर्ट्स ही यूज होंगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, मतलब फॉर सिक्योरिटी यू विल बी यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स इन बोथ केसेस। आप चाहे टीएलएस प्रोटोकॉल यूज कीजिए या डीटीएलएस यूज कीजिए, बट इनमें से कोई एक टनल बनता है कंट्रोलर्स के साथ राउटर से। बाय डिफॉल्ट डीटीएलएस ही चलता है, बट आप चाहो तो टीएलएस भी चला सकते हो। वैसे जरूरत नहीं होती है टीएलएस की, डीटीएलएस ही रिकमेंडेड होता है। क्यों? क्योंकि डीटीएलएस इज फास्टर देन टीएलएस, तो वो आप यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लाउड रेडीनेस भी है सिस्को एसडीवैन में। आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, जैसे आप अपने ऑन प्रेम साइट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो। और ये है सपोर्टेड है सिस्को एसडीवैन में कि जो ऑन प्रेम साइट्स हैं उनका आईपीसेक टनल डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, मतलब जो क्लाउड में आपने एक छोटा डीसी बनाया हुआ है, वहां पे आप एक वर्चुअल एसडीवैन राउटर होस्ट कीजिए और उसके साथ टनल बन जाएंगे यूजिंग इंटरनेट। तो वो क्लाउड एप्लीकेशंस को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। और जो SaaS बेस्ड एप्लीकेशन है उनके साथ भी इंटीग्रेशन हो जाती है इसकी। उसके लिए क्या होगा कि ब्रांच यूजर को अगर ऑफिस 365 एक्सेस करना है तो डायरेक्टली आप SaaS एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कीजिए, तो आपके ब्रांच से डायरेक्टली ऑफिस 365 एक्सेस हो जाएगा। या फिर आपका जोहो एक्सेस हो जाएगा, ड्रॉपबॉक्स एक्सेस हो जाएगा, बॉक्स एक्सेस हो जाएगा। तो ये कुछ SaaS बेस्ड एप्लीकेशन है जिनके लिए आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वैसे वो एक लिमिटेड लिस्ट है, इट डज नॉट इंक्लूड ऑल ऑफ दी SaaS बेस्ड एप्लीकेशंस, बट देयर आर मेनी। तो उन एप्लीकेशंस के लिए आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे ओवरले राउटिंग के लिए एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया था विप्टेला ने एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया था ओवरले राउटिंग के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड OMP। OMP वाज डेवलप्ड बाय विप्टेला। ठीक है, ये एक विप्टेला OMP इज नॉट एन ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, दैट वाज डेवलप्ड बाय विप्टेला। बट जब विप्टेला को एक्वायर किया सिस्को ने, तो अभी तो सिस्को प्रोप्राइटरी हो गया ना ये। तो अभी अगर आप इसको सर्च करेंगे, OMP को गूगल करेंगे ना, तो दिखाएगा सिस्को प्रोप्राइटरी, बट एक्चुअली डेवलप्ड बाय
Viptela. But since Cisco acquired Viptela, तो फिर अब OMP is, OMP is all about Cisco now. मतलब अभी अगर आप देखोगे तो OMP is a Cisco proprietary protocol. Nobody else can use the OMP protocol as of today. अगर इसको Silver Peak यूज करना चाहे नहीं कर सकता. अगर आप इसको CloudGenix यूज करना चाहे, मतलब Palo Alto, because now CloudGenix is part of the Palo Alto, तो they can't use it. ठीक है, it's not allowed for them to use OMP. OMP is a Cisco proprietary protocol. So overlay routing के लिए इन्होंने एक नया प्रोटोकॉल, एक ब्रांड न्यू प्रोटोकॉल लॉन्च किया जिसको ये लोग बोलते हैं OMP. अब ये जो OMP है ना, ये OMP सिर्फ राउटिंग नहीं करता ओवरले में, इट डज सो मेनी थिंग्स. इसीलिए इसका जो फुल फॉर्म है ना, इसको जो नेम दिया ना, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल दिया है, ओवरले राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं दिया इसको ने. एक नया प्रोटोकॉल है, आपको समझना पड़ेगा. ये इसको मैं पूरा कराऊंगा. जैसे मैंने बोला था ना आपको लास्ट टाइम की कल वाले सेशन में कि आई विल नॉट बी टीचिंग यू दैट हाउ OSPF वर्क्स. OSPF को मैं कवर नहीं करने वाला ST1 में. मैं OSPF डिप्लॉय कैसे करना है वो कवर कराऊंगा, या BGP को डिप्लॉय कैसे करना है सिस्को ST1 में वो कवर कराऊंगा. BGP क्या है, क्या करता है, ये थोड़े ना बताऊंगा मैं आपको, बट OMP को बताऊंगा. OMP को मैं जीरो से ही कराने वाला हूँ, स्क्रैच से कराने वाला हूँ. क्या OMP में बताऊंगा कि भाई ये करता कैसे, काम कैसे करता है, क्या क्या चीजें हम इसमें चेंज कर सकते हैं, कैसे OMP पाथ सिलेक्शन को हम मैनिपुलेट कर पाएंगे, या OMP में राउट फिल्टरिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आएंगी. सो ऑल दोस थिंग्स आई विल बी कवरिंग हियर ओवरले राउटिंग में. बट दीज ऑल आर दी फीचर्स सपोर्टेड बाय Cisco SD-WAN and many more. But these are the key features which are supported by Cisco SD-WAN. Any questions so far? Yeah, hi sir. I have a question. गौरव बोलिए. Sir, like we were discussing in a VPN or in a VRF, that suppose if there are 3 VPN, like a VPN 1, Correct. VPN 2, VPN 3, Yes. and suppose a site A want to communicate with the site B in a different VPN, like from VPN 1 to VPN 2. So Correct. is it possible to communicate? By in default, different- it's not, right? As I Okay. told you, only intra VPN is allowed by default, Mhm. right? So that's the default behavior of the Cisco SD-WAN, right? Mhm. So only intra VPN is allowed, Mhm. intra VPN communication. But Okay. you can also configure inter VPN routing. You can do that. Like you have to make certain changes. Mhm. You have to make some configuration to Okay. make it happen. You Okay. can allow inter VPN communication, right? But by default, it is not allowed. Okay. Okay. Got it. Thank you. Saurav sir, G. Anshuman. So we are. Can we use this overlapping IPs also? I mean, same IPs or not different? In different VPNs, yes, Yes. but not in same VPN. Okay, but they can communicate, right? हाँ, अब इसमें दो चीजें हैं. Going further, अगर आपको inter VPN routing करानी होगी and then you are using overlap subnet, then it will be a problem. Okay. तो आइडियली हम रिकमेंड करते हैं कि you should not be using overlap subnets. But yes, if you are 100% sure that yes, there will not be any requirement for doing the inter VPN routing, then yes, you can use the overlapped subnet in different VPNs. Okay. Okay. Like Thank you, sir. VPN 1, VPN 2 में आप सेम सबनेट यूज कीजिए, I don't care. Like कॉर्पोरेट सबनेट गेस्ट के लिए आप सेम सबनेट यूज कीजिए, I don't care. क्योंकि Okay. मुझे पता है कॉर्पोरेट और गेस्ट का कभी आप इंटर VPN राउटिंग कराएंगे ही नहीं. सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म इंटर VPN राउटिंग बिटवीन कॉर्पोरेट एंड गेस्ट, तो फिर देयर इज नो नीड टू हैव लाइक यूनिक IP सबनेट्स. यू कैन यूज मे बी कॉमन IP सबनेट्स इन बोथ VPNs. दैट्स ओके. Yes. दैट्स ऑलराइट. Okay. सो ठीक है, सिस्को SD-WAN फाउंडेशन ऑफ एंटरप्राइज WAN. ठीक है, यही अब हम करने वाले हैं. आर्किटेक्चर की मैं बात कर भी रहा था, कल भी की थी थोड़ा, आज फिर से मतलब वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं. तो अगर आप SD-WAN आर्किटेक्चर की बात करेंगे, सिस्को SD-WAN आर्किटेक्चर की, तो मेनली यू हैव गॉट योर कंट्रोल कंपोनेंट्स. दैट इंक्लूड्स योर vManage, your vBond, and vSmart, and then also vAnalytics, and also vManage will support the REST API. So if you are looking for third-party automation, then you can use that. That's all about the control components. And then you have got data. On-prem branches, you would have your routers. So routers are not going away. Routers are still there, right? The managed routers are there, right? That would work in your data plane. And you would have a secure connectivity in data plane between the managed routers, between the branches. You can see that. So there is a lock button, if you can see that, right? So that indicates that there will be a secure connectivity between the remote sites or between managed routers at remote sites.
So you would always get a secure connectivity between the vanished routers. अब काम कैसे करता है, क्या होता है इसमें, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। वो अब आगे जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो चीजें आपको क्लियर होते हुए जाएंगी। ठीक है, डो नॉट एक्सपेक्ट कि एक ही दिन में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे एसडी-WAN के। बाकी ये आपका ट्रांसपोर्ट है, लाइक MPLS, इंटरनेट, 4G LTE, आपका जो मन करे आप वो यूज कर सकते हैं, राइट। बट आपको ये देखना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आपको देखना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव क्या रहेगा आपके लिए। विल इट बी इंटरनेट, विल इट बी MPLS, विल इट बी 4G LTE। कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल भी करना चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनको इंडिविजुअली स्टडी करना है। व्हाट इज वी मैनेज, इसके रोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वी स्मार्ट के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, वी बॉन्ड के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, वो स्टडी करना है। मैनेज राउटर के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, वो स्टडी करना है, तो उसको स्टडी करना होगा। तो 1 by 1 अब हम इन सभी कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वी मैनेज। सबसे पहले वी मैनेज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो वी मैनेज इज ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट प्लेन, इसी को मैनेजमेंट प्लेन बोला गया है। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इंडिकेटिंग वी मैनेज। तो ये है इसका सिंबल, दिस इज हाउ वी इंडिकेट दी वी मैनेज। तो वी मैनेज को ही मैनेजमेंट प्लेन बोला गया है, सिस्को वी मैनेज को। तो इसी को हमने बोला है सिंगल पेन ऑफ ग्लास, अभी बताया था ना कुछ टाइम पहले। यू कैन डू एवरीथिंग, चाहे डे 0 है, डे 1 है, डे 2। डे 0 मतलब आप सिर्फ मान लीजिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पे, मतलब आप डायग्राम्स बना सकते हो इसके अंदर। आपको कोई अलग से जैसे विजियो वगैरह की जरूरत नहीं है, इसी में आप डिजाइन बना सकते हो अपना वी मैनेज के ऊपर। फिर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, पूरा इम्प्लीमेंटेशन यहीं से करेंगे। जैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स आप यहाँ पे बनाएंगे, डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन पुश करेंगे, तो वो सारा कुछ यहीं से होगा इम्प्लीमेंटेशन। एंड डे 2 में आ जाएगा आपका मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है, तो आपको पता रहता है कौन सा राउटर अप है, कौन सा डाउन है। उस वैनेज राउटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वैनेज राउटर के पीछे भी कुछ राउटर्स लगे हुए, उनकी विजिबिलिटी नहीं होगी वी मैनेज को। अभी डाला है वो उन्होंने फीचर, बट पहले नहीं था। मतलब अभी लेटेस्ट वाला जो है 20.14 उसमें डाला है ये फीचर, बट मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया उसको। पहले नहीं था। हम यहाँ पे सिर्फ वैनेज राउटर्स की ही विजिबिलिटी की बात करेंगे। तो आपके इस वी मैनेज के पास हर एक वैनेज राउटर की विजिबिलिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि हर एक वैनेज राउटर का एक परमानेंट कनेक्शन होता है वी मैनेज के साथ। एक DTLS कनेक्शन बनेगा बाय डिफॉल्ट, जो कि परमानेंट होता है वी मैनेज के साथ, और उस DTLS कनेक्शन को यूज करके ही वी मैनेज आपके वैनेज राउटर से बात करेगा या वैनेज राउटर वी मैनेज से बात करेगा। तो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। सो दे विल बी शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, और वो परमानेंट एक DTLS कनेक्शन बनेगा बिटवीन वैनेज राउटर एंड वी मैनेज। तो जो वैनेज राउटर होगा वो वी मैनेज के साथ एक परमानेंट कनेक्शन बना के रखता है। तो वी मैनेज के पास वी मैनेज will keep monitoring all of your managed routers, and not only managed router but also the vSmart controller as well as the vBond, which is also known as validator. तो ये सारे कंपोनेंट्स को वी मैनेज आपका मॉनिटर करेगा रियल टाइम में। अगर कोई डाउन होता है तो वी मैनेज पे दिख जाएगा, और वो एक अलार्म भी जनरेट कर देगा कि ये डिवाइस डाउन हुआ है, या फिर उसका कोई एक इंटरफेस डाउन होगा उसके लिए भी एक अलार्म जनरेट कर देगा। वो सारे इवेंट्स कहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं, मैनेज राउटर से या वी स्मार्ट से या फिर वी बॉन्ड से, वी मैनेज को सारे इवेंट्स प्रोवाइड करेंगे अपने। ठीक है, और वी मैनेज पे वो सब आप देख सकते हो। तो मॉनिटरिंग से लेकर के ट्रबल शूटिंग भी यहीं पे बैठे बैठे कर लेंगे। आपको CLI एक्सेस तक मिल जाएगा, आप वी मैनेज पे बैठे बैठे किसी भी डिवाइस को CLI से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो GUI से तो आप कमांड या फिर अपने जो टास्क हैं वो एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं वी मैनेज पे बैठे बैठे, बट हर एक कंपोनेंट का आपको CLI एक्सेस भी मिल जाएगा वी मैनेज पे बैठे बैठे। तो दैट्स द रीजन दैट वी कॉल इट सिंगल पेन ऑफ ग्लास। आप वी मैनेज पे बैठे बैठे सब कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छा, वी मैनेज एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको एक सिंगल वी मैनेज को, अगर मैं सिंगल वी मैनेज की बात करूं, है ना, सिंगल वी मैनेज को होस्ट करना है आपको, तो उसके लिए 16 कोर्स लगेंगे, CPU कोर्स, 32 GB मेमोरी लगेगी, और कम से कम मान के चलिए 500 GB का आपको स्टोरेज चाहिए, और एक और डिस्क चाहिए 20 GB का जिसमें OS इंस्टॉलेशन होती है, और कम से कम 2 निक कार्ड चाहिए, एक मैनेजमेंट के लिए और एक ये कंट्रोल कनेक्शन बनाने के लिए बाकी सभी कंपोनेंट्स के साथ में। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक सिंगल वी मैनेज के लिए, और सिंगल वी मैनेज कभी भी हम किसी को रिकमेंड करते नहीं। ठीक है, हम बोलते हैं सभी को कि आपको ये एक्टिव स्टैंड बाय यूज करना चाहिए, आपको क्लस्टर बनाना चाहिए, क्लस्टर बनाना चाहिए वी मैनेजेस का। ठीक है, कि अगर एक डाउन होता है तो दूसरा आपके पास अवेलेबल रहे। क्योंकि अगर आपके पास वी मैनेज का एक्सेस नहीं है, लेट्स से यू हैड वन वी मैनेज, राइट, ओनली वन वी मैनेज, और उसकी एप्लीकेशन सर्विसेज डाउन हो गई, मतलब अब आप उसको HTTPS के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब GUI एक्सेस चला गया,
तो ना तो आप कुछ मॉनिटर कर पाएंगे, ना कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर पाएंगे, ना ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे, वहां से आप कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू लॉस्ट एक्सेस टू वी मैनेज। तो बेटर है कि कम से कम मतलब आप क्लस्टर बनाइए वी मैनेज का, ये रिकमेंडेड होता है हर एक कस्टमर के लिए। हाँ, अगर स्मॉल कस्टमर है वो बोलता है कि ठीक है अगर डाउन भी होगा तो इमीडिएट इम्पैक्ट, क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी है उस पर तो इम्पैक्ट आएगा नहीं वी मैनेज के डाउन होने से, वो बोलेगा ठीक है आई कैन हैंडल दैट, मतलब दैट इज ओके फॉर मी, तो फिर आप सिंगल वी मैनेज होस्ट कर सकते हो। बट आइडियली हम किसी भी कस्टमर को ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि वो सिंगल वी मैनेज रन करे। बट ये रिक्वायरमेंट होती है वी मैनेज को एक सिंगल वी मैनेज के लिए, तो सोचिए हाउ मच ऑफ रिसोर्सेज इट वुड रिक्वायर। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आपके लैपटॉप में, आप अपने लैपटॉप में लैब बनाएंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आइडियली एक सर्वर चाहिए आपको जो जिसमें कम से कम 32 सीपीयू कोर्स हों और कम से कम 64 जीबी मेमोरी, वैसे 128 चाहिए बट 64 में भी लैब चल सकती है आपकी। तो डू नॉट ट्राई टू बिल्ड दिस लैब ऑन योर लैपटॉप, और अगर आप करो ऑन रिस्क राइट, तो दैट्स दैट। अच्छा, अब क्योंकि ये इतने ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है एमएसपीज के लिए, है ना। एमएसपी क्या होता है? मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर। आई कैन गिव यू फ्यू नेम्स, जैसे ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज है ना, ऑरेंज हो गया, बीटी हो गया, ब्रिटिश टेलीकॉम, एटीएनटी हो गया, एयरटेल हो गया, टाटा हो गया, एचसीएल हो गया, एसेंचर हो गया, राइट। दीज ऑल आर एमएसपीज, दीज आर बिग जाइंट एमएसपीज। छोटे छोटे भी होते हैं, ठीक है, जैसे स्मॉल कंपनीज भी होती हैं। जैसे मान लीजिए एज एन आई मेरिटा, मैंने कल भी बोला था आप लोगों को कि वी ऑल्सो डू प्रोवाइड सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स, ठीक है, स्मॉल कस्टमर्स वी हैव गॉट who purchased managed services from us, ठीक है। अब मैनेज सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि मैनेज सर्विसेज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लीजिए एक ऐसा कस्टमर है जिसके पास 10 साइट है, दूसरा भी कस्टमर है 10-12 साइट वाला, और तीसरा भी कस्टमर ऐसे ही है, छोटे छोटे कस्टमर्स हैं, तो क्या आप उनके लिए डेडिकेटेड वी मैनेज होस्ट करोगे, वो भी क्लस्टर में इतने रिसोर्सेज के साथ? तो वो कहेगा मुझे नहीं जाना SD-WAN पे, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव होगा ना ये। तो फिर इससे अच्छा है कि वो DMVPN ही चलाता रहे पुराने वाला, राइट, वही चला ले, वो उसको नहीं जाना SD-WAN पे। तो उस केस में एमएसपीज के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उनको वो फंसेंगे, वो कैसे रिकमेंड करें आप कस्टमर को SD-WAN पे स्विच करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे मल्टी टेनेंसी का एक कॉन्सेप्ट दिया है सिस्को ने कि यू कैन होस्ट योर वी मैनेजेस इन मल्टी टेनेंसी मोड। तो अगर आप एज ए एमएसपी काम करते हैं ना, तो आप अपने नेटवर्क में वी मैनेज होस्ट कीजिए और मल्टी टेनेंसी मोड में कीजिए। अच्छा, सिस्को भी अपने आप में एक एमएसपी है, सिस्को भी तो मैनेज सर्विसेज देता है ना अपने कस्टमर्स को। तो आप लेट से आप अपने कंट्रोलर्स को होस्ट कराते हो सिस्को से, तो सिस्को विल होस्ट कंट्रोलर्स ऑन योर बिहाफ, बस आपको वो कॉस्ट सिस्को को देनी पड़ेगी कंट्रोलर्स को होस्ट करने के लिए, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए। तो देयर विल बी सम कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, वो आप सिस्को को पे कीजिए। सिस्को कैन ऑल्सो होस्ट कंट्रोलर्स ऑन योर बिहाफ अपने क्लाउड में ही होस्ट कर देंगे। और आपसे पूछेगा सिस्को कि आपको सिंगल टेनेंसी चाहिए, मतलब डेडिकेटेड कंट्रोलर्स चाहिए, या फिर मल्टी टेनेंसी मोड में। तो वी मैनेज अगर आप चाहते हैं, आप यू आर ए स्मॉल कस्टमर, यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन होस्टिंग दी वी मैनेज, तो फिर आप मल्टी टेनेंसी मोड में चले जाइए, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी उसमें काफी। तो मल्टी टेनेंसी सपोर्टेड बाय वी मैनेज। तो स्पेशली ये जो फीचर डाला वो एमएसपीज के लिए डाला, जो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। प्लस जो वी मैनेज है वो आपका सेंट्रलाइज्ड प्रोविजनिंग को सपोर्ट करेगा, यहीं से आप सब कुछ हर एक कंपोनेंट को प्रोविजन कर सकते हो। आप पॉलिसीज बनाएंगे यहीं पे, जैसे राउट फिल्टरिंग करना है, पाथ मैनिपुलेशन करना है, तो वो पॉलिसीज कहाँ पे बनेंगी? वी मैनेज पे ही बनेगी। वो काम कहाँ पे एक्टिवेट कहाँ पे होंगी, दैट इज ए सेपरेट स्टोरी, दैट इज ए सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है, कि कहाँ पे वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी। बट क्रिएट कहाँ पे करेंगे? वी मैनेज पे। या कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स हो गई आपकी, तो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स कहाँ पे बनेगी? आपकी वी मैनेज के ऊपर। और वी मैनेज पे बैठे बैठे आप ट्रबल शूटिंग मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, और यहीं पे बैठे बैठे आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड भी कर पाएंगे। तो ये टास्क भी यहीं से होगा। ऑन टॉप ऑफ इट अच्छी बात यह है कि GUI एक्सेस जो मिलेगा ना एडमिनिस्ट्रेटर्स को, उसमें आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दे सकते हो। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल कैसे? कि कोई एक सॉक टीम सिक्योरिटी वाली, तो उसको सिक्योरिटी फीचर्स वाला ही एक्सेस मिलना चाहिए ना। नॉक टीम है, नेटवर्क जो ऑपरेशन सेंटर रहेगा आपका, तो उसको नेटवर्क वाले ही तो कंपोनेंट्स का एक्सेस मिलना चाहिए वी मैनेज के ऊपर। तो वो आप बना सकते हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज सपोर्टेड बाय वी मैनेज। फिर ये आपके प्रोग्रामेटिक इंटरफेसेस को सपोर्ट करेगा, रेस्ट एपीआई को, नेटकॉन्फ को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट ये नेटकॉन्फ यूज करता है वी मैनेज की। अगर आप बात करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जब ये बात करता है वी बॉन्ड
से या वी स्मार्ट से या फिर वैनेज राउटर से, तो वो नेटकॉन्फ ही यूज करेगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये एक तरीके से आपका एनएमएस है ना, अगर आप देखोगे तो वी मैनेज को एनएमएस भी बोला जाता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर या नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये एसएनएमपी यूज नहीं करता है, यहाँ पे नेटकॉन्फ यूज करता है टू पुल और पुश इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स। मतलब वी मैनेज विल यूज netconf to talk to vBond, to talk to vSmart and also to talk with managed routers। अब पहले जो कंट्रोलर्स होते थे ना, पहले क्या यूज करते थे, SNMP। अब netconf आ गया एंड netconf इज ए एडवांस्ड वर्जन ऑफ SNMP। जो netconf है ना, वो आपके SNMP का एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो अभी जो यूज होता है दैट इज netconf, मतलब जो यूज करता है वी मैनेज। ऐसा नहीं कि एसएनएमपी सपोर्ट नहीं होता है, यहाँ पे एसएनएमपी के लिए सपोर्ट है अभी भी। जैसे मान लीजिए आपका एक कंट्रोलर है जिसको आप मॉनिटरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो मॉनिटर करना चाहता है आपके हर एक वैनेज राउटर को, तो वो तो अभी भी एसएनएमपी ही सपोर्ट कर रहा है लेट से। तो आप यहाँ पे एसएनएमपी कम्युनिटी सेट कर सकते हो, अभी वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जिससे कि ये एनएमएस जो है, ये जो थर्ड पार्टी एनएमएस आपका, वो आपके वैनेज राउटर से बात करे। तो वो सपोर्टेड है, ऐसा नहीं है कि एसएनएमपी आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एसएनएमपी इज स्टिल सपोर्टेड बाय द डिफरेंट कंपोनेंट्स, आप उसको इंटीग्रेट करने के लिए यूज कर सकते हो। बट जो बाय डिफॉल्ट वी मैनेज यूज करेगा ना टू टॉक टू अदर कंपोनेंट्स, वो नेटकॉन्फ यूज करने वाला है, ये नेटकॉन्फ ही यूज करेगा, विच इज ए सिक्योर प्रोटोकॉल कंप्लीटली, ठीक है। अब रेस्ट भी सपोर्ट करता है, बट इन सभी कंपोनेंट्स की अगर आप बात करोगे, इन सभी कंपोनेंट्स में सिर्फ वी मैनेज एक अकेला ऐसा कंपोनेंट है जो रेस्ट एपीआई को सपोर्ट करेगा। ध्यान रखना, एज ऑफ टुडे व्हेन आई एम स्पीकिंग विद यू, इट्स ओनली वी मैनेज दैट हैज गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ रेस्ट एपीआई, दैट इज सपोर्टिंग रेस्ट एपीआई। मैं ऐसे बोलूंगा, सिर्फ वी मैनेज एक अकेला ऐसा कंपोनेंट है यहाँ पे जो रेस्ट एपीआई को सपोर्ट कर रहा है। कोई दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे रेस्ट एपीआई को सपोर्ट नहीं करता, ध्यान रखना आप लोग ये। अब रेस्ट एपीआई का यूज किया है वो समझ लीजिए। देखिए कई बार क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास सर्विस नाउ का सब्सक्रिप्शन है ना। अब आपने सुना होगा कि जो सर्विस नाउ है उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे मॉनिटरिंग मॉड्यूल भी आता है, टिकटिंग मॉड्यूल भी आता है उसका। तो मान लीजिए ये टिकटिंग वाला मॉड्यूल आपने लिया हुआ है, जो टिकटिंग के लिए आप यूज करते हो, सर्विस टिकट्स ओपन करने के लिए सर्विस नाउ आपने लिया। वेरी फेमस टूल है सर्विस नाउ, एवरीवन शुड बी अवेयर विद दैट, है ना। आप लोगों ने सुना होगा सर्विस नाउ, कई लोग तो काम भी करते होंगे टिकट वगैरह ओपन करने के लिए सर्विस नाउ को। तो कई बार हम क्या चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन होना चाहिए वी मैनेज के साथ। कैसे कि अगर किसी राउटर का कोई इंटरफेस डाउन जाता है, वैनेज राउटर का, जो ये वैनेज राउटर्स हैं वहां पे अगर कोई इंटरफेस डाउन होगा तो ये किसको बताएगा ऑटोमेटिकली, वी मैनेज को। और वी मैनेज को इंटीग्रेट कर दीजिए सर्विस नाउ के साथ। जैसे यहाँ पे ये इवेंट ट्रिगर होता है कि ये इवेंट आया इंटरफेस डाउन, तो यहाँ पे टिकट बन जानी चाहिए, रेज हो जानी चाहिए, और वो टिकट असाइन हो जाए आपके डीएल को। डीएल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, जिसमें की पूरी टीम होती है आपकी। याद हो, मतलब ये तो पता ही होगा ना आप सभी लोगों को कि कई बार एक कॉमन ईमेल आईडी होती है, राइट। क्या होती है, कॉमन ईमेल आईडी। उस कॉमन ईमेल आईडी पे वो ईमेल आएगा, यू नो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, राइट, लाइक इंटरफेस वेंट डाउन या कुछ भी, कोई जो भी हुआ होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको इस ईमेल पे मिल जाएगी। और प्लस हम ये भी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स मे बी दैट इंटरफेस केम बैक अप, फिर ये इवेंट जाएगा वी मैनेज पे, तो ये टिकट ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाए सर्विस नाउ में, सो दैट ऑल ऑफ द टीम मेंबर्स आर अवेयर कि ठीक है नाउ इट केम बैक अप। तो ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और ये होता है रेस्ट एपीआई से। इस रेस्ट एपीआई से पता है क्या होता है कि सर्विस नाउ से आप लॉगिन कराएंगे वी मैनेज पे, और उसकी इवेंट बकेट को आप इवेंट बकेट से इवेंट्स को पुल करेंगे। रेस्ट एपीआई से उसकी इवेंट बकेट से इवेंट्स को, जो इवेंट्स जनरेट हुए हैं ना वैनेज राउटर से, वैनेज राउटर ने एक्सपोर्ट कर दिया वी मैनेज को। अब वी मैनेज की इवेंट बकेट में वो इवेंट्स पड़े हुए हैं, वो आपको एनालाइज करने हैं। तो सर्विस नाउ से आप एपीआई कॉल के थ्रू वो इवेंट बकेट से इवेंट फेच करोगे, और वो इवेंट्स को मैच कराओगे कि आपने मैचिंग कंडीशन क्या रखी है सर्विस नाउ पे टू ओपन द टिकट, कि अगर ये इवेंट इंटरफेस डाउन होने वाला है तो फिर टिकट क्रिएट हो जाना चाहिए। सो टू डू दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन आप रेस्ट एपीआई का यूज करते हैं यहाँ पे। अब ये इंटीग्रेशन आपके कंटेंट में नहीं है यहाँ पे, बट मैं आपको फिर भी दिखा दूंगा कि वी मैनेज कौन कौन से रेस्ट एपीआई को सपोर्ट करता है, तो आप उसको फर्दर आप अपने काम के लिए यूज कर सकते हो। कई बार पाइथन में भी रेस्ट, मतलब पाइथन में भी तो रेस्ट एपीआई से ही, तो आप जो पाइथन में आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, मान लीजिए एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया पाइथन में आपने जिसमें आप डिवाइसेस को अटैच और डिटैच कर सकते हो टेम्पलेट से, तो अल्टीमेटली पाइथन मॉड्यूल को बात किससे करनी होगी, वी मैनेज से। तो यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, रेस्ट ही यूज करेंगे ना आप।
तो पाइथन का जो एप्लीकेशन आपने पाइथन लैंग्वेज में बनाया, वो एप्लीकेशन जब बात करेगा वी मैनेज से, तो रेस्ट एपीआई से तो करेगा।